देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया, स्क्रीन शेयर में। यस मैम। अच्छा देखो, लास्ट क्लास में हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे थे, जिसमें ये एग्जाम्पल 5 से हम लोग को करना है। तो क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन इस तरीके से है, देयर आर 5 हाउस पी क्यू आर एस टी, 5 घर है पी क्यू आर एस टी। पी इज इमीडिएट राइट ऑफ क्यू एंड टी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर एंड इमीडिएट राइट ऑफ पी, क्यू इज राइट ऑफ इस, विच हाउस इज इन द मिडिल। तो सबका अपना अपना पोजीशन बताया, बोल रहा है कि कौन सा मिडिल में है। तो हम लोग एक एक पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हम एग्जाम्पल 5, ठीक है। हम लोग को 5 घर दिया है, पी से लेके ये देखो पी क्यू आर एस टी, पहले लिख लेते पी क्यू आर एस टी, ये 5 घर दिया है। अब अपना अपना पोजीशन बताए, तो कॉपी में हमेशा इधर हम लोग का राइट होता है और इधर हम लोग का लेफ्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि P इज इमीडिएट राइट ऑफ Q, तो ये हर एक पॉइंट को हम लोग छोटा छोटा पहले लिखेंगे। P जो है वो Q के राइट में है, तो पहले Q को बैठाएंगे। Q के राइट में P है, तो Q का राइट किधर? ये राइट और ये लेफ्ट। पूरे कॉपी में इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा, ठीक है। तो फिर हम लोग तो लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट हैंड, ये देखो कॉपी में, ठीक है। तो ये वाला हो गया। अब पी इज इमीडिएट मतलब होता है कि उनके बीच में कोई नहीं है। मतलब एक ऐसा होता है कि इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, तो क्यू के राइट में पी है, मतलब क्यू के बाद ही पी है, क्यू और पी के बीच में कोई नहीं है। जैसे मान लो क्यू आर पी, तो भी तो वो राइट में ही हुआ, लेकिन ये इमीडिएट राइट नहीं होता है। इमीडिएट का मतलब जस्ट उसके बाद ही होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये पोजीशन हमें पता चला कि क्यू के जस्ट राइट साइड में पी है। सेकेंड क्या बोला है देखो, बोल रहा है कि T इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, T जो है वो R के इमीडिएट लेफ्ट में है। तो R लिख लेते हैं, R का लेफ्ट फिर इधर आ जाएगा ऑलवेज ये। तो T जो है वो R की इमीडिएट लेफ्ट, मतलब TR ऐसा पोजीशन है। उसके बाद बोला है कि अच्छा इसमें T का दो पोजीशन, T इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R एंड इमीडिएट राइट ऑफ P, और P के राइट साइड में है, मतलब यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग इसको अब ऐड कर सकते हैं, Q के बाद P आएगा, फिर T आएगा, फिर R आएगा। तो ये पोजीशन पता चल गया। 4 बचा क्या? एक ही बचा हुआ है। कौन बचा हुआ है? P हो गया, Q हो गया, T हो गया, और S बचा हुआ है। देखते हैं इसका पोजीशन क्या बोला है। Q इज राइट ऑफ S, ठीक है। तो इसका मतलब S के राइट में Q है, तो Q यहाँ पर है, तो S को कहाँ लिखे? S को यहाँ लिखना पड़ेगा, S का राइट तो इधर हो जाएगा। इसका मतलब पोजीशन बन गया S Q P T R, ऐसे हो जाएगा। अब ये आंसर बन गया। अब हम लोग को पूछा क्या है? पूछा है कि मिडिल में कौन सा घर है, तो मिडिल में ये वाला P, मिडिल, ठीक है। तो इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, पढ़ना है जैसे बोला है वैसे उसको अरेंज करना है, करके आंसर देना। पूरा लॉजिकल रीजनिंग ही ऐसे है, ठीक है। तो इस तरीके से हो, ठीक है, समझ में आया? अच्छा अब देखो एग्जाम्पल 6 बोल रहा है 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग ऑन ए बेंच, ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है। तो 5 फ्रेंड है जो बेंच में बैठे हुए, सेम इधर लेफ्ट और इधर राइट पहले कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अब पोजीशन ये बताया है पहले फ्रेंड का, ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, मतलब बी जहां पर भी है उसके इमीडिएट लेफ्ट में ए है, तो बी का लेफ्ट इधर हो जाएगा, ठीक है। वो याद हो जाने से लेफ्ट राइट और कोई प्रॉब्लम, लेफ्ट हमेशा ये देखो लिखने बैठेंगे तो ये लेफ्ट हैंड, ठीक है। नॉर्मली अगर कोई मतलब नॉर्मल राइट हैंड से अगर लिख रहे हो तो ठीक है, अगर कोई लेफ्टी है तो फिर उसको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ये देखो इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब बोल रहा है इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी बट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ सी, ए जो है वो बी के इमीडिएट लेफ्ट में है लेकिन सी के इमीडिएट राइट में है। मतलब ए का पोजीशन बी के हिसाब से कर लिया, सी के हिसाब से राइट साइड में, तो सी को इधर लिखेंगे तब ना सी के राइट में ए आएगा, ठीक है। क्योंकि सी का ये राइट साइड है, ठीक है। कोई भी कहीं पर भी जाएगा लेफ्ट और ये राइट, ठीक है। तो सी का ये लेफ्ट ये राइट, तो ये हमें क्वेश्चन में बता दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला। डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, तो बी का राइट किधर है? इधर है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा सी ए बी डी, ये तो हो गया। और एक ही कोई होगा क्योंकि 5 फ्रेंड था। फिर बोल रहा है डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी बट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, डी जो है ई के लेफ्ट में है, इमीडिएट लेफ्ट में, तो ई को इधर लिखेंगे तो लेफ्ट में ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया सी ए बी डी ई, ये आ गया सी ए बी डी ई, ये पोजीशन बन गया। अब देखेंगे कि क्वेश्चन में हम लोग को पूछ क्या रहा है। बोल रहा है
हु आर द एक्सट्रीम्स, मतलब एंड, एक्सट्रीम मतलब एकदम साइड कॉर्नर में कौन है, तो कॉर्नर में ये दो है, सी एंड ई, ठीक है, सी एंड ई कॉर्नर में। तो हम लोग का एमसीक्यू है, ऑप्शंस देगा तो वहां से ऑप्शन देख के हमें सिर्फ लिखना होता है, टिक करना होता है, सी एंड ई हो जाएगा। तो ये हो गया, सी एंड ई आर एक्सट्रीम्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 7, इसमें क्या बोला है, एग्जाम्पल 7, इन ए कॉलेज पार्टी 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन ए रो, तो रो वाइज 5 गर्ल्स बैठे हैं, ए पी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ ओ, मतलब पी का पोजीशन में क्या है, एक साइड एम है एक साइड ओ है, अब कौन कौन से साइड है वो भी हमें बता दिया। बोल रहा है कि पी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, पहले हम एम को लिख लेते हैं, एम का इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, पी है, तो पी इधर लिखना पड़ेगा क्योंकि पी का लेफ्ट साइड तो हम लोग का इधर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी एम का लेफ्ट साइड हम लोग का इधर हो जाएगा। अच्छा अब बोला है पी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ ओ, अब पी जो है वो ओ के राइट में, तो ओ को इधर लिखेंगे तभी ओ के राइट में, मतलब बीच में पी, इधर उधर एम और ओ, बस इधर उधर है लेकिन लेफ्ट राइट वो जैसे बोलेगा वैसा करना है। आर इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एन, आर जो है वो एन के राइट साइड में। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। R is sitting to the immediate right of N, R जो है वो N के राइट में है, चलो इनके साथ तो भी बना नहीं सकते, अलग से बना लेते हैं, R is sitting to the immediate right of N but to the left of O। अच्छा O के साथ भी पोजीशन बताया है R का, R का O के साथ क्या पोजीशन है, R जो है वो O के किधर है, लेफ्ट में, ठीक है, तो O का लेफ्ट किधर होगा, ओ का लेफ्ट इधर होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आर, ठीक है। और आर का और एक जन के साथ भी बता, इन पोजीशन इमीडिएट राइट ऑफ एन, तो एन इधर लिख देंगे तभी ना इनके राइट में आर आ जाएगा, ठीक है, ये बन गया। अच्छा अब बोल रहा है हु इज सिटिंग इन द मिडिल, मिडिल में कौन बैठा है, ये ओ, ठीक है, मिडिल में हम लोग का ओ है, मिडिल में हम लोग का ओ है, ठीक है, ये देखो यहाँ पर ओ इज सिटिंग इन द मिडिल, ठीक है। फिर 8th नंबर, देखो 8th नंबर में क्या बोला है, बोल रहा है 5 बॉयज ए बी सी डी ई आर स्टैंडिंग इन ए रो, 5 लोग रो में खड़े हैं, डी इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ई, अच्छा डी और ई का पोजीशन बताए, डी इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ई, तो ई का राइट इधर है तो डी इधर आ जाएगा, ई और उसके बाद यहाँ पर डी आ गया। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, डी इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ई, बी इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई बट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ए, अच्छा बी के साथ ई और ए का पोजीशन बताया, हम लोग के पास ई अवेलेबल है तो हम लोग ई के साथ पहले जोड़ते हैं, बी इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, तो ई का लेफ्ट साइड इधर है तो बी यहाँ पर हो जाएगा, बी इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ठीक है, ऑन द एंड बट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ए, बट ए के इमीडिएट राइट में बी है तो ए इधर लिख देंगे तो ए के राइट में बी चला गया, ठीक है। अच्छा फिर बोल रहा है डी इज वन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, डी इज वन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएट लेफ्ट में डी है, तो सी के इमीडिएट लेफ्ट में डी है तो सी को यहाँ लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली डी उसके लेफ्ट में आ गया, इमीडिएट लेफ्ट में, इधर वाला लेफ्ट साइड होता है। हु इज स्टैंडिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट, मतलब एक्सट्रीम मतलब कॉर्नर, लेकिन कॉर्नर में राइट साइड पूछ रहा है तो ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड, तो एक्सट्रीम कॉर्नर में कौन है, सी आ गया, ठीक है, एक्सट्रीम कॉर्नर में सी आ गया। और ये पूछा था, और हु इज स्टैंडिंग इन द मिडिल, मिडिल में कौन है, ये मिडिल में ई है और कॉर्नर में सी है, राइट कॉर्नर में जो कि पूछा है। देखते हैं आंसर, यहाँ पर ई स्टैंडिंग इन द मिडिल, हम लोग का भी वही आया, ई स्टैंडिंग इन द मिडिल, और एक तो यहाँ आंसर लिखा नहीं, चलो कोई बात नहीं, हमें दिख रहा है वैसे भी राइट साइड में सी है, नहीं लिखा है जो। अच्छा फिर सर्कुलर अरेंजमेंट का देखो क्वेश्चन नंबर 9, सर्कुलर अरेंजमेंट, अभी तक तो हम लोग रो वाइज कर रहे थे, अगर अरेंजमेंट सर्कुलर हुआ तो क्या हो। अच्छा तो बोल रहा है कि 4 ladies A, B, C and D are D and 4 gentlemen E, F, G, H are sitting in a circle, तो 4 लेडीज और 4 जेंट्स 8 लोग ही सर्कल में बैठे हैं, ठीक है, अराउंड ए टेबल फेसिंग ईच अदर, मतलब ऐसे बैठे हैं कि एक दूसरे
को फेस कर पा रहे, मतलब फेस टू फेस बैठे, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है, तो यहाँ कुछ कंडीशन दे दिया, बोल रहा नो टू लेडीज और जेंटलमैन आर सीटिंग साइड बाय साइड, मतलब एक साथ दो लेडीज या दो जेंट्स नहीं बैठ सकते। मतलब कैसे होगा, एक लेडीज एक जेंट्स का वैसे होना चाहिए, क्योंकि अगर 8 लोग है, ये नॉर्मल सा बात हो जाएगा ना। देखो 8 लोग है, तो एक लेडीज एक जेंट्स, एक लेडीज एक जेंट्स, फिर एक लेडीज फिर एक जेंट्स, फिर एक लेडीज फिर एक जेंट्स, तो 4 लेडीज हो गया, 4 जेंट्स हो गया, ऐसा होना चाहिए। मतलब अब कौन कहाँ बैठेगा वो तो देखना पड़ेगा, क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, मतलब ऑल्टरनेट होके बैठेगा, लेडीज जेंट्स लेडीज जेंट्स लेडीज जेंट्स। ऑल्टरनेट नहीं होगा तो फिर ये कंडीशन तो फुलफिल नहीं होगा, जो कि बोला है कोई भी दो लेडीज या दो जेंट्स जो है साइड बाय साइड का मतलब एक साथ नहीं होने, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, लेडीज 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 4 लेडीज बैठ गए, फिर यहाँ पर जेंट्स 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 जेंट्स, ये अलाउड नहीं है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है। अच्छा, पहला तो कंडीशन समझ में आया। बोल रहे सी, सी कौन है, सी है लेडीज, सी हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई इज फेसिंग डी, तो सी का पोजीशन बताए, सी जी और ई के बीच में है, जो डी को फेस कर रही है। मतलब अगर हम ऐसे एक सर्कल बना ले, सी का जो पोजीशन है ना, सी का, अब देखो सी कहाँ लिखे, अब ये सर्कल है, इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, लेकिन किसी भी एक तरीके से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। हम लोग को तो परफेक्टली नहीं पता है कि सी किधर है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, तुम लोग इधर भी लिख सकते हो, कहीं पर भी लिख सकते हो, लिख के स्टार्ट करना है पहले। सी जो है जी और ई के बीच में है, अब मैंने इधर जी और ई लिखा, अब कोई चाहे तो ना तो इधर ई और इधर भी जी लिख सकता है, क्योंकि हम लोग को परफेक्टली बोला नहीं है कि एक्चुअली किधर सी है, और जी और ई उनके लेफ्ट राइट में है, मतलब सी के लेफ्ट में कौन है राइट में कौन है नहीं बोला। तो अगर कोई जी सी ई लिख रहा है तो भी चलेगा, ई सी जी लिखा है तो भी चलेगा। अब कौन सा करेक्ट होगा हम लोग को वो बाद में पता चलेगा, ठीक है, कि कौन सा मेरा करेक्ट हुआ। अब ये कुछ पोजीशन हो सकता है, अब जैसे मैंने सी को ऊपर लिखा है, सी को नीचे आसपास भी लिखा जा सकता है। अच्छा, अब ई और जी जो है ना, वो तो जेंट, वो जो है, वो जो ई जी है, ये लोग जेंट्स है, ठीक है, और सी लेडीज है, तो देखो वो कंडीशन फुलफिल हो रहा है, लेडीज जेंट्स इधर हो रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि फेसिंग डी, मतलब सी का फेस, मतलब सी के जस्ट ऑपोजिट में कौन होगा, डी, फेसिंग का मतलब जस्ट ऑपोजिट में, ठीक है, तो सी के जस्ट ऑपोजिट में फिर कौन है, डी है, इसका मतलब ये हो गया। अब इस ड्रॉ में भी ना हम इसमें डी लगा देते हैं, देखते हैं कौन सा ड्रॉ सही होगा, क्योंकि ड्रॉ जो है करने के बाद कभी कभी क्या होता है, 3-4 ड्रॉ करना पड़ता है, उसके बाद पता चलता है कि ये वाला मेरा सही है। अच्छा, अब देखो बोल रहा है एफ इज बिटवीन डी एंड ए फेसिंग जी, एफ जो है वो डी और ए के बीच में है। अच्छा, अब एफ है कौन पहले वो देखते हैं, एफ है जेंट्स, ठीक है, डी और ए कौन है, लेडीज है, तो इधर तो देखो ये दोनों जेंट्स है, तो हम लोग कहाँ लिख सकते हैं वो हमें सोचना पड़ेगा। तो कहाँ लिखना चाहिए, ऑलरेडी 3 और एक 4 लोग हम लोग लिख चुके हैं, और हमें 4 लोग लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब बोल रहा है एफ इज बिटवीन डी एंड ए फेसिंग जी, एफ जो है देखो लेडीज कौन कौन है, लेडीज है ए बी सी डी, यहाँ लिख ले एक बार, लेडीज है ए बी सी डी, ठीक है, तब समझ में अच्छे से आएगा, ये लेडीज है। और जो जेंट्स है वो कौन कौन है, वो है देखो ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, ये जेंट्स है, ठीक है, ये जेंट्स है, ई एफ जी एच। अच्छा, अब हम लोगों ने ई जी लिख लिया है, डी लिख लिया है, सी लिख लिया, अब हमें बोला है एफ इज बिटवीन डी एंड ए, एफ मतलब ये बिटवीन डी एंड ए, ठीक है, मतलब दो, एक जेंट्स है और दोनों साइड लेडीज है, तो यहाँ पर ये क्या है, जी क्या है, जी तो मेरा जेंट्स है, तो लेडीज यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन कैसे पोजीशन में लिखे, ताकि बीच में जो है एक जन आए, मतलब एक्चुअली हमारा क्या होगा, सी बीच में आएगा, सी बीच में आ जाएगा, कंडीशन देखो क्या बोला है, सी हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई, और ऐसे होगा, लेकिन ये पुट कहाँ करना है, नहीं ये तो मैंने पहले वाला बोल दिया, एफ इज बिटवीन डी एंड ए, सॉरी, एफ इज बिटवीन डी एंड ए, एफ इज बिटवीन डी एंड ए, ये वाला, ये कहाँ फिट करने से फिट होगा वो हमें सोचना पड़ेगा, तो डी तो ऑलरेडी लिखा हुआ। वर्क कैसे करना है, रीडिंग लाइन में कैसे करना? जैसे अभी हम लोग 3 जन बैठे, तो मेरे राइट में वो है, अगर तुम इधर आ जाओगे तो लेफ्ट में हो जाओगे, तुम मेरे फ्रंट में हो, वो भी फ्रंट में है, अच्छा, ये यही है, और कुछ नहीं। जैसे कभी होटल रेस्टोरेंट में जाते हो तो सर्कल वाला भी होता है,
खाने का मॉल्स वगैरह में होता है तो नहीं वो बैठते हैं कॉर्नर, कोई किसी के राइट में है कोई किसी के लेफ्ट। स्कूल में ऐसे जैसे तुम लोग क्लास करते हो स्टॉक मार्केट वगैरह का, तो तुम लोग कैसे बैठते हो, रो वाइज, ये सब रो वाइज है। और तुम्हारे राइट में कोई रहेगा, अब तुम कॉर्नर में हो तो इधर कोई नहीं है, बस ये नॉन। इसको पढ़ने से मतलब होता क्या है? कुछ नहीं, लॉजिकल रीजनिंग जो है दिमाग खुलने के लिए है, ठीक है। और लेफ्ट राइट का नॉलेज होगा, यही है मतलब। बेसिकली बोला जाए तो कॉमर्स के साथ तो डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, बट मैथ्स या लॉजिकल रीजनिंग जो भी बोलो, ये दिमाग खुलने के लिए ज्यादा कॉमर्स में यूज, मतलब ये जो है नॉलेज बढ़ाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। मतलब डायरेक्टली कॉमर्स के साथ इसका कोई लिंक नहीं है, ठीक है, कॉमर्स के साथ इसका कोई ये नहीं है। ये सब मैम ये तो बेसिकली। ऑप्शन बी होगा आंसर। ऑप्शन बी? आंसर पूछ, आंसर तो बहुत सारा पूछे, एक तो आंसर नहीं। वन का ऑप्शन बी। वन का ऑप्शन बी होगा? अच्छा, देखते हैं। वन का ऑप्शन बी होगा बोल रही हूँ, मतलब एफ। देख रहे हो, हाँ हाँ, वन का ऑप्शन बी एफ होगा, सही बात। अच्छा देखो, बोल रहा है हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड डी। अच्छा, एफ इज बिटवीन डी एंड ए। डी एंड ए के बीच में एफ है, ठीक है, एफ इज बिटवीन डी एंड ए। तो यहाँ पर हो गया जी सी ई, ठीक है, जी सी ई। और इधर हम लोग का हो जाएगा एफ इज बिटवीन डी एंड ए। तो डी, इधर ए अगर लिख देते हैं और इधर एफ लिख देते हैं, ठीक है, ये ट्राई करके देखते हैं। डी इज बिटवीन एफ एंड ए, और बोल रहा है कि इज फेसिंग, डी इज बिटवीन एफ एंड ए, एफ इज बिटवीन डी एंड ए, मैंने फिर से गलत लिखा क्या, नहीं, एफ इज बिटवीन डी एंड ए, ठीक है। एंड फेसिंग जी, एफ जो है वो जी को फेस कर रहा है, ठीक है, देखो मेरा ऐसे, देखो एफ जो है वो जी को फेस कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे तो ये जी को फेस करेगा। अगर हम लोग इधर लिख देते तो फिर वो जी को फेस नहीं करता, क्योंकि मैंने जी यहाँ लिख रखा था, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है एच इज राइट ऑफ बी, एच जो है वो बी के राइट साइड में है। अच्छा, बी तो अभी तक लिखा नहीं है मैंने, एच इज राइट ऑफ बी, ठीक है, तो फिर क्या क्या लिखा है, जी मैम लिख ले। हाँ बोलो, लिखाएगा, हाँ बोलो। जी बी एच लिखाएगा। जी बी एफ होगा? जी बी एच, जी जी सेट बी नहीं है। एच होगा? अच्छा, देखते हैं। मैंने तो इधर जी सी ई किया है, उसके हिसाब से जी सी ए, जी सी ए, ठीक है, जी सी ई ए एफ, ठीक है, फिर डी, तो इधर ही एच हो जाएगा, क्योंकि एच तो देखो जेंस है, और जी डी जो है, तो जी तो फिर ये हो जाएगा जेंस, ये जेंस हो गया, कुछ तो गलत हो गया मेरा। ए जी सी ई ए एफ, चलो एक बार देखते हैं इन्होंने क्या किया, जी सी ई ए एफ, ठीक, तो मेरा भी है जी सी ई ए एफ, जी सी ई ए एफ डी एच बी, डी एच, अच्छा बी को नहीं लिखा है, हाँ बी भी तो लिखना पड़ेगा, तब लेडीज जेंट्स जो है हो गया, बी रह गया था। एच इज राइट ऑफ बी, एच जो है वो बी के, तो बी का राइट साइड इधर ही है, देखो सर्कल में कोई इधर बैठा है, बी का फेस किधर है, इधर है ना, फेसिंग ईच अदर है, तो फेस इधर है, तो ये राइट हैंड हुआ। कोई अगर यहाँ बैठा है, सोच के देखो, ठीक है, तो इसका राइट हैंड किधर होगा, ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड होगा, तो इस तरीके से होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बोला हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में कौन बैठा है, तो ए ऐसे बैठा है, ठीक है, ए का फेस इधर है, अगर फेस इधर है तो लेफ्ट हैंड इधर होगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। तो ए के लेफ्ट में कौन बैठा है, एफ बैठा है, बी, ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है ई इज फेसिंग हुम, ई किसको फेस कर रहा है, तो ई का फेस किधर है, एच की तरफ, E is facing H, मतलब डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। और थर्ड वाला देखो, हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी, बी का इमीडिएट नेबर कौन है, तो बी के आसपास कौन है, जी और एच, तो जी एंड एच, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर चेक कर लेते हैं, बी डी और ए, हाँ बी डी और ए होगा, ठीक है, इस तरीके से सर्कल बनाना पड़ेगा।
तो ये ऑन दैट मोमेंट दिमाग में जब आता है तभी होता है। हम तो इतने बार करवाते हैं फिर भी मेरा कुछ ना कुछ जो है ऐसे हो ही जाता है, क्योंकि ये सब मतलब कोई रटने वाला चीज तो है नहीं कि हम लोग रट ले, ठीक है। ऑन दैट मोमेंट जैसे रहेगा हमें उस तरीके से करना पड़ेगा। तो ये हो गया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। बोल रहा है कि 8 persons A B C D E F G and H are sitting around the circle as given in the figure। हम लोग को दे ही दिया है कैसे करके सब लोग बैठे हैं। They are facing the direction opposite to center, लेकिन अभी सबका फेस ना इधर है, ऑपोजिट टू सेंटर है ना। पहले वाले केस में सबका फेस फेस टू फेस था, अभी सभी इधर बैठे, मतलब ऐसे करके, ठीक है। इधर है सबका फेस, इधर है, ऐसे करके बैठे हैं सब लोग, ठीक है, ऐसे बैठे। अच्छा अब हम लोग को क्या बोला है, इफ दे मूव अप टू 3 places एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी ऐसे घूमता है, हमें ऐसे घुमा के इनको 3 प्लेसेस जो है चेंज करके दिखाना है। तो हम दिखाते हैं कैसे होगा। यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो जाएगा, तो देखो एग्जाम्पल 10 पहले हम लोग को जो दिया हुआ है वो हम लोग को लिखना पड़ेगा, तभी हम लोग उसको चेंज कर पाएंगे। देखो A B C D E F G H ऐसे दिया हुआ है, तो यहाँ से A स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद B है, यहाँ C है, ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है, D है, E F G और H, ठीक है। अब ये इसके साथ ऐसे ऐसे बना लेते हैं जैसे दिया हुआ है। और नेक्स्ट यहाँ पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जैसे तुम लोग कभी जियोग्राफी में ड्रॉ ड्रॉ करते हो तो ये ईस्ट होता है हमेशा, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है, ठीक है। ये हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है। अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को फिर से इनका अरेंजमेंट एक बार रेडी करना है। बोल रहा है कि सभी को एंटी क्लॉकवाइज हमें 3 स्टेप्स आगे बढ़ा देना है। तो क्लॉकवाइज मतलब कैसे होता है, ऐसे अगर घुमाएंगे तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है, जैसे जिधर घड़ी का कांटा घूमता है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब उसका ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब अगर ये एक ऐसा टेबल होता है जिसे घुमाया जा सकता, तो ऐसे घुमाओगे तो क्लॉकवाइज और ऐसे घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग को ऐसे सर्कल करवाना है, ठीक है, ऐसे करके घुमाना है, ऐसे नहीं घुमाना है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अब एंटी क्लॉकवाइज कैसे घुमाना है, बोल रहा है कि 3 प्लेस मूव करवाना है। तो सबसे पहले ए से अगर स्टार्ट करते हैं तो ए का प्लेस रिप्लेस होके कहाँ आ जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज 3 स्टेप्स आगे मूव करवाएंगे तो ए का पोजीशन कहाँ आ जाएगा, बोलो। ए का एंटी क्लॉकवाइज बोला ना क्वेश्चन में, एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाएंगे तो ए का पोजीशन कहाँ जाएगा, 3 स्टेप मूव करवाना है। ये देखो क्वेश्चन में बोल रखा है कि मूव अप टू 3 प्लेसेस, मतलब ए को हटा के 3 प्लेस आगे करना है, एफ के जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो ए चले आएगा एफ के जगह पे, तो हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं। अब एक जन मूव होगा तो बाकी सब एज इट इज मूव होगा, तो हमें वैसे लिखते जाना है। तो ए आ गया एफ के जगह पे, तो एच कहाँ पर आ जाएगा, ई के जगह पे, ठीक है। उसके बाद जी कहां पर आ जाएगा, डी के जगह पे, ठीक है। जी के बाद कौन है, एफ है, एफ कहां पर आ जाएगा, सी के जगह पे, ठीक है, यहां लिख दिया। एफ के बाद कौन है, ई, ई कहां पर आ जाएगा, बी के जगह पे, तो यहाँ ई आ गया, ठीक है। ई के बाद कौन है, डी, डी कहां पर आ जाएगा, ए के जगह पे। अच्छा डी के बाद कौन है, सी, तो सी कहां पर आ जाएगा, एच के जगह पे, सी आ गया एच के जगह पे, ठीक है। और सी के बाद कौन है, बी, बी मूव करके आ जाएगा जी के जगह पे, ठीक है। तो हम लोगों ने इनको एंटी क्लॉकवाइज 3 स्टेप्स अहेड मूव करवा दिया। अब इनका पोजीशन ऐसे बन गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है उस हिसाब से हमें आंसर दे देना है, ठीक है। तो ये हम लोग का इनका नया पोजीशन बन गया। ये ईस्ट रहेगा ऑलवेज, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। ये ओरिजिनल था और ये न्यू पोजीशन बोल सकते हैं, ठीक है। ये न्यू पोजीशन बिल्डअप हुआ। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है वो देखना पड़ेगा। गुड इवनिंग स्टूडेंट। गुड इवनिंग मैम। बोल रहा है बी विल फेस वेस्ट, ऐसे करने के बाद यहाँ ना बता दिया है कौन किसको फेस कर रहा है। अच्छा हमें क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या पूछा है वो तो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। अच्छा कौन वेस्ट साइड फेस कर रहा है ये बताना है।
अच्छा, तो यहाँ पर ना एक एग्जांपल दिया, क्वेश्चन कुछ नहीं दिया है, बोल रहा है कि कौन वेस्ट साइड फेस कर रहा है, अब करेंटली वो हमें बताना है। तो वेस्ट साइड किसका फेस है? पी का, क्योंकि सभी तो एक दूसरे की तरफ पिट करके बैठे हैं ना, ठीक है। और फेस जो है सबका इधर है, तो वेस्ट के साइड अगर पूछे किसका फेस अभी करेंटली है, पहले तो था जी का, अभी किसका हो गया? बी का। ये पूछा था क्वेश्चन में, ठीक है, कि बी अभी वेस्ट साइड में कौन फेस कर रहा है, बी विल फेस वेस्ट। अच्छा, ई का पोजीशन भी पूछा है, तो ई ई अभी किधर फेस करके रखा है? ई का फेस, ई का फेस हम लोग का क्या हो जाएगा? नॉर्थ और ईस्ट के मिडिल में, ठीक है। एच का किधर हो जाएगा? एच का हम लोग का हो जाएगा, अगर पूछे तो एच का हम लोग का हो जाएगा साउथ में, ठीक है। क्वेश्चन में वैसे कुछ पूछा नहीं, बस ये एक एग्जाम्पल था ना, तो जस्ट ऐसे एग्जाम्पल दिया है और कुछ नहीं दिया है। फिर यहाँ पर एक आंसर लिखा है, उससे मुझे पता चला कि क्वेश्चन ये पूछने वाला है कि क्लियरली बी विल फेस वेस्ट, कौन वेस्ट साइड में फेस करे। तो ये क्वेश्चन में बी पूछा है, कुछ भी पूछे हम लोग बता सकते हैं, जैसे कि अगर पूछ ले कि ई का कहाँ है, तो नॉर्थ और ईस्ट के मिडिल में ऑप्शन रहेगा। एफ का कहाँ है? एफ का परफेक्ट ईस्ट साइड में है, बी का परफेक्टली वेस्ट में है, और जैसे सी का है नॉर्थ वेस्ट के मिडिल में है, ये नॉर्थ और ये वेस्ट, ठीक है, ऐसे कॉर्नर होता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस ये होता है नॉर्थ ईस्ट। ये होता है, कभी हमारे इंडिया का मैप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट इधर आता है, ठीक है, ये होता है साउथ ईस्ट, ये होता है साउथ वेस्ट, और ये हो जाता है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो हमारा वेस्ट बंगाल ईस्ट में है, ठीक है, प्रॉपर ईस्ट में, इस तरीके से। अच्छा, और इस पे एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जो है 11th नंबर, बोल रहा है 5 पीपल ए बी सी डी, ठीक है, 5 पीपल ए बी सी डी एंड ई आर सीटेड अबाउट ए राउंड टेबल, एवरी चेयर इज स्पेस्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एडजेसेंट चेयर। तो बोल रहा है 5 लोग जो है एक राउंड टेबल पे बैठे हैं, और हर एक चेयर का दूसरे से डिस्टेंस जो है वो बराबर है, ठीक है। अब बोल रहा है कौन कैसे बैठा है, उसका एग्जाम्पल दिया है, सी इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, ठीक है, सी जो है वो ए के बाद बैठा है, तो हम यहाँ से दिखा देते हैं, देखो कैसे किया है ये वाला। यहाँ पर 3-4 इन्होंने ड्रॉ किया है, ये देखो सी इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, ठीक है। अब ये देखो मैंने बोला था ना कि सी जरूरी थोड़ी ना यहीं पर होगा, वो तो हमें नहीं बोला कि सी टॉप में ही होगा, तो इन्होंने 4 तरीके से इनको बनाया है, देखो। एक बार सी का पोजीशन यहाँ रखा है, एक बार सी का पोजीशन यहाँ रखा है, जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा वही हमें देखना पड़ेगा। एक बार सी का पोजीशन यहाँ रखा है, एक बार सी का पोजीशन यहाँ रखा है, लेकिन सारे ड्रॉ में एक चीज कॉमन है कि ए के नेक्स्ट में ही सी होगा, बोला है सिर्फ नेक्स्ट, ये भी नहीं बोला है कि राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो देखो 4 जो ड्रॉ इन्होंने किया है हम लोग भी कर सकते हैं इसमें, ये देखो एग्जाम्पल 11, ठीक है। तो यहाँ पर एक ड्रॉ, यहाँ एक सेकंड वाला, और ये थर्ड वाला, और ये फोर्थ वाला, ठीक है। अब 4 ही होगा, वो कैसे पता चलेगा, वो करते करते पता चलेगा, यहाँ था तो मैंने दिखा दिया एक बार। ये देखो सबसे पहले बोला है सी इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, तो हम लोग सी इज सीटेड नेक्स्ट टू ए उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? सी इज सीटेड नेक्स्ट टू ए उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? सी को यहाँ लिख सकते हैं तो ए यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? देखो सी का पोजीशन हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ए और यहाँ पर सी, क्योंकि बोला ही तो नहीं है कि लेफ्ट राइट है कि राइट लेफ्ट है, तो एक बार मैंने सी ए किया, एक बार मैंने ए सी किया, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा यहाँ पर ए, और यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, इधर भी सी लिख सकते हैं, इधर ए लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी ए सी पोजिशन होगा, ठीक है। अब कौन सा सही है वो तो बाद में ही पता चलेगा, ठीक है, वो बाद में पता चलेगा कि कौन सा सही है। चलो हम 3 ड्रॉ फिलहाल एक साथ कर रहे हैं, ये सी ए सी सी ए, ठीक है, कुछ तो एक सी का पोजीशन हमें रखना पड़ेगा, मैंने अप में रखा है। फिर बोला है ए सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम डी, ए जो है
वो डी से 2 सीट दूरी पे है, ठीक है। ए जो है वो डी से 2 सीट दूरी पे है, तो डी कहाँ आ जाएगा? देखो टोटल कितने लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं, टोटल है हम लोग के 5 लोग, ठीक है। 5 लोग हैं, ए बी सी डी और ई, टोटल 5 लोग हैं, जिसमें से मुझे 2 लोग का पोजीशन बता दिया है, ए और सी। अभी तीसरे का पोजीशन बता रहा है कि ए इज सीटेड 2 सीट फ्रॉम डी, ठीक है। ए जो है वो डी से 2 सीट दूरी पे है, तो हम लोग डी को कहाँ लिख सकते हैं? अगर इस ड्रॉ में देखें, अगर हम लोग यहाँ लिखे तो भी तो हो जाएगा, 2 सीट फ्रॉम डी, ठीक है। ए इज सीटेड 2 सीट फ्रॉम डी। अच्छा, और इस ड्रॉ में कहाँ लिखना चाहिए डी को? हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, अगर मानेंगे कि यहाँ एक है फिर ए है तो भी होगा, ठीक है। अच्छा, और ये वाले पोजीशन में देखो, यहाँ लिख सकते हैं डी, फिर यहाँ एक पोजीशन, फिर यहाँ पर ए, ठीक है। तो ऐसे 5 सीट बनेगा ना, 1 2, यहाँ पर एक 3 हो गया, ठीक है। ऐसे करके 5, और इधर उधर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके सीट बनेगा, तो टोटल 5 जगह हमें अंदाजे से बना लेना है, ये हुआ, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने डी को भी पुट किया है, अब बच्चा बी, देखते हैं। बी इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए, बोल रहे बी ए के बाद नहीं बैठेगा, मतलब बी यहाँ भी नहीं होगा, बी यहाँ भी नहीं होगा, बी यहाँ भी नहीं होगा, क्योंकि ए के तुरंत बाद बी नहीं बैठेगा, मतलब ए बी ये वाला पोजीशन हमारा किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बी को हम लोग कहाँ लिख सकते हैं? फिर डी के बाद लिख सकते हैं, ए के बाद तो नहीं लिख सकते, ठीक है। फिर बी को यहाँ लिख सकते हैं, बी को यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ए के बाद हम लोग बी को नहीं लिख सकते, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है ए बी एक साथ नहीं बैठ सकता है। फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, अगर ऐसा हुआ तो कौन सा मस्ट बी ट्रू होगा? तो देखो हम लोगों ने कितने लोगों को बैठा लिया, ए बी सी डी, बस एक बाकी है ई, तो ई को कहाँ देंगे? ई को यहाँ दे देते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ हो गया ए बी सी डी, और ई को यहाँ दे देते हैं, ठीक है। ए बी सी डी और ई, ये सब एज्यूम्ड वाला हो गया, ठीक है, क्योंकि अभी भी हमें नहीं पता कौन सा होगा। अब देखो बोल रहे डी सीटेड नेक्स्ट टू, बोल रहे कौन सा ट्रू होगा ही होगा। बोल रहे हमेशा कोई भी ड्रॉ क्यों ना बनाओ, डी सीटेड नेक्स्ट टू बी, क्या ये पॉसिबल है? डी हमेशा बी के बाद ही जाएगा, ये पॉसिबल है कि नहीं, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखो हर एक ड्रॉ में डी सीटेड नेक्स्ट टू बी हो रहा है कि नहीं, चेक करो। हर एक ड्रॉ में डी सीटेड नेक्स्ट टू बी हो रहा है, कोई भी ड्रॉ कर लो, ठीक है, कोई भी ड्रॉ कर लो, डी सीटेड नेक्स्ट टू बी होगा ही होगा, किसी भी तरीके से ड्रॉ करो, अगर ये कंडीशन हमें फुलफिल करना है तो, ठीक है। फिर बोल रहे ई सीटेड नेक्स्ट टू ए, ई और ए उसके बाद ही जाएगा, तो ये देखो मेरा थोड़ा गैप गैप में हो गया, ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या होगा, ऑलवेज ट्रू होगा ही होगा, चाहे कैसा भी ड्रॉ करके देख लो, कोई कैसा भी ड्रॉ स्टार्ट करे, चाहे वो 4 ही ड्रॉ बना ले क्यों ना, ये 2 कंडीशन मेरा फिक्स्ड होगा ही होगा। क्योंकि अगर मुझे ए के पास बी को नहीं बैठाना और ए और ई साथ साथ जाएगा, सी और ई के मिडिल में ए जाएगा, तो ये कंडीशन किसी भी हालत में बनेगी, ठीक है, ये बोला है, ठीक है। तो हम लोग को बोला है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, तो क्या हो जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ये वाला ट्रू। और इसका एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ये वाला बोल रहा है 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर, मतलब एक दूसरे की तरफ फेस करके, फेसिंग द सेंटर मतलब सेंटर में, सेंटर की तरफ सबका मुंह है, मतलब एक दूसरे को फेस करके बैठे हैं। बोल रहे नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, मतलब ऐसे ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे करके बैठे, ऐसा जरूरी नहीं है। फिर बोल रहा है डी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, यहाँ पर बता दिया है कैसे करना है, तो करो, ये आसान है, जिसमें बता देता है पोजीशन उसमें हमें 4-5 तरीके का ड्रॉ करने का जरूरत भी नहीं। ये सर्कल हो गया, सभी का फेस इधर होगा, 8 लोग हैं, ठीक है। 8 लोगों का नाम लिखो ए से लेके एच, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है, टोटल 8 लोग हैं। अच्छा, पहला कंडीशन हम लोग को बोला है कि डी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए जहां भी बैठेगा, ये देखो, ये पहले दिमाग में लगाओ, डी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए जहां भी होगा डी जो है उसके लेफ्ट साइड में थर्ड पोजीशन में जाएगा, ठीक है। तो डी इसका लेफ्ट किधर होगा, मान लो ये सर्कल में अगर ए यहाँ पर है तो ए का लेफ्ट किधर होगा, ए हमारे साथ फ्रंट में है, तो लेफ्ट हैंड मतलब इधर वाला, ठीक है, इधर होगा, मतलब मेरा बाया हाथ तुम्हारा देखो दाहिना हाथ होगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड में से किधर जाएगा, डी सी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो थर्ड मतलब एक
2 और यहाँ पर 3 नंबर पोजीशन में डी को बैठना चाहिए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर हम ए को यहाँ देते हैं, अब तुम लोग बोलोगे हम ए को यहाँ नहीं देके ए को यहाँ देंगे, दे सकते हो, तब उधर उस हिसाब से थर्ड में लाना है। ठीक है, वो तो कोई गारंटी नहीं, यहाँ दोगे तो भी होगा, यहाँ दोगे तो भी होगा। ठीक है, देख कोई भी एक जगह से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ए का पोजीशन तो मुझे बताया नहीं, क्योंकि सर्कल में कैसे बताएगा कि जब तक दूसरे लोगों का नाम नहीं बोलेगा। जैसे एक सर्कल जगह पे कभी भी हम लोग जाके बैठते हैं ना, तो फिर जब तक दूसरा आदमी नहीं बैठता है तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमारे राइट में कौन है और लेफ्ट में कौन। तो ए को कहीं से भी हम लोग सर्कल में स्टार्ट कर सकते हैं। अब 1 2 ये 3 नंबर पोजीशन में मैंने डी को लगा दिया। ठीक है, ये पोजीशन, ये 3 नंबर पोजीशन में मैंने डी को लगा दिया, ये ए का पोजीशन। अब क्या बोला है, ई सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। अब ए का राइट किधर है, इधर है। हाँ, ए का राइट, अच्छा तब मैंने गलत कर दिया कि डी सीट टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो इसका लेफ्ट तो इधर होगा। गलत हो गया ना, देखो गलत नहीं हुआ। अगर हम ए को यहाँ लिख रहे हैं, ए मेरे साथ फ्रंट में है तो मेरा इधर राइट है, तो ए का लेफ्ट ये है और ए का राइट क्या है, ये है, ऑपोजिट वाला हो जाएगा ना, लेफ्ट राइट। तो डी किधर है, डी सीट टू द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में 3 नंबर पोजीशन, तो डी इधर आएगा, यहाँ नहीं आएगा, ये राइट हो रहा है ना। अगर हम ए को वहां लिख रहे हैं, ये राइट हो रहा है, मैंने पहले यहाँ पर जब लिखा था तो वो गलत हो गया था। ये देखो, ए अगर मेरे फ्रंट में है तो फिर ये लेफ्ट हो गया उसका, और ये राइट, तो डी लेफ्ट साइड में जो है 3 नंबर पोजीशन में, और राइट में जस्ट राइट में कौन है, देखो ई, मतलब यहाँ पर कौन है, ई जस्ट राइट में कौन है, ई बताया है। ई सीट इमीडिएट राइट ऑफ ए, बी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में। अब डी कैसे बैठा है, इधर, तो डी का लेफ्ट किधर हो गया, नीचे के साइड। डी ऐसे बैठा है ना, तो डी का ये कौन सा हाथ है, राइट, सेंटर के तरफ फेस है ना। तो ये सोचो, अगर किसी का फेस इधर है, कोई ऐसे बैठा है, तो उसका राइट हैंड कौन सा हो, ऐसे मतलब तो ऐसे हो, तो राइट हैंड कौन सा, ये, और लेफ्ट हो गया ये, मतलब ये राइट और ये लेफ्ट। अब पढ़ के देखते हैं डी का किधर बोला है, बोला है बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन में बी है, 1 2 3, यहाँ पर बी है। ठीक है, डी के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन में बी है। फिर बोल रहा है जी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में। अब बी ऐसे बैठा है, तो बी का राइट किधर होगा, इधर, लेफ्ट इधर होगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, जी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, जी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट साइड में सेकेंड पोजीशन में जी है, मतलब जी यहां पर आ जाएगा। अब बोल रहा है सी इज नेबर ऑफ बी, सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। अच्छा, सी इज नेबर ऑफ बी, तो बी का नेबर पड़ोसी है, तो यहाँ बैठा देते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये लेफ्ट राइट हटाते, नहीं तो नहीं समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है। ये हो गया। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है, बोल रहा है सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, सी जो है वो एच के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे है, तो एच अगर इधर लिखेंगे तो एच का लेफ्ट जो है, नहीं एच इधर लिखने से नहीं होगा, एच का लेफ्ट पोजीशन लेना पड़ेगा। मतलब एच को ऐसे लिखना है कि एच के लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड में थर्ड नंबर में सी आना चाहिए, तो सी 1 2 3, मतलब एच को मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा तब जाके होगा। मतलब सर्कल मेरा यहाँ पर ए लिख दिया मैंने, ठीक है, बी लिखा है करेक्ट, सी लिखा है, ठीक है, डी भी लिख दिया, ई भी लिख दिया। अच्छा, एफ नहीं लिखा है अभी तक, जी नहीं, हाँ जी लिख दिया है, एच लिख दिया, एफ बाकी है बस। ठीक है, एफ लिखना बाकी है। अब एफ को कहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 पोजीशन है, मतलब एफ मेरा यहाँ जाएगा, तो ओवरऑल सर्कल मेरा कुछ ऐसा बन रहा है, ए एफ एच डी जी सी बी ई, ऐसे बनना चाहिए। ठीक है, ये सर्कल का आंसर होगा। अब बोल रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड डी, एफ और डी के बीच में कौन बैठा है, एच। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, एच बैठा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा, फिर सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, 3 of the following 4 are alike in a certain way based on the information given above and so form a group which is does not belong to that group। बोल रहा है 3 of the following 4 are alike। अच्छा,
in a certain way based on information given above and so form a group which is does not belong to that group। अच्छा, बोल रहा है कि 4 लोगों में से जो 3 लोग हैं उसमें बोल मतलब सीधा बात है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऐसा ग्रुप कौन नहीं बनाया है, ठीक है, मतलब कौन सा ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब एक साथ नहीं है, जैसे कि डीसी, डीसी एक साथ है नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा, डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप। एएच, एएच ये भी एक साथ नहीं हो रहा है। ईएफ, ईएफ तो ईएफ ये भी एक साथ नहीं हो रहा है, और बोल रहा है सी बी, सी बी, हाँ सी बी एक साथ होगा, तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सी बी ग्रुप बना रहा है, ठीक है, बाकी लोग ग्रुप नहीं बना रहे, मतलब अगर 4 लोगों का ग्रुप होगा तो उस ग्रुप में सी बी रहेगा, क्योंकि सी बी पास पास है, ग्रुप होने का मतलब पास पास, लेकिन डी सी एच ई एफ ये कभी भी पास पास नहीं है, देख लो डी के साथ सी का बहुत दूरी है, ठीक है, एक साथ नहीं होगा। फिर बोल रहा है हु अमंग्स द फॉलोइंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के लेफ्ट साइड में सेकंड नंबर पे कौन है, तो ये रहा एच, एच का लेफ्ट इधर सेकंड में कौन है, जी है, ठीक है, तो जी का मतलब यहाँ पर जी यानी ऑप्शन डी हो जाए, ठीक है, जी यानी ऑप्शन डी हो जाएगा हम लोग का, क्योंकि यहाँ पर तो दिया नहीं है फोर्थ नंबर, और नहीं ये थर्ड नंबर वाला था, थर्ड नंबर ऑप्शन डी, ठीक है, और फोर्थ नंबर वाला देखो हु अमंग्स द फॉलोइंग आर इमीडिएट नेबर ऑफ जी, जी का अगल बगल कौन है, सी डी इमीडिएट नेबर, तो सी डी मतलब ऑप्शन सी, नेक्स्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, देख लेते एक बार, हाँ ठीक है, और फिफ्थ नंबर हु अमंग्स द फॉलोइंग इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ए के राइट में थर्ड नंबर पे कौन है, तो ए का राइट कौन सा हो जाएगा, इधर 1 2 3 सी है, ठीक है, तो सी का मतलब ऑप्शन डी, ठीक है, सी का मतलब ऑप्शन डी होगा। तो इस तरीके से होगा, खुद से करने से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, कोई अगर करके देगा, कोई भी करके दे, टीचर करके दे, या वो दिमाग में उस तरीके से नहीं जाएगा जब तक खुद से बैठ के नहीं करोगे, क्योंकि ये लॉजिकल रीजनिंग है, ये मैथ्स वैसा तो है नहीं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, सीटिंग अरेंजमेंट हम लोग का हो गया, अब हम लोग नया टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं, ये वाला ब्लड रिलेशन, ठीक है। ब्लड रिलेशन काफी इंटरेस्टिंग होता है, नॉर्मली ब्लड रिलेशन में क्या होता है, हमें रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ता है, तो कुछ रिलेशन हमें पता होना चाहिए, जैसे पापा के पापा को क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर, मतलब सारा इंग्लिश में पता होना चाहिए। मम्मी के पापा को क्या बोलते हैं, उनको भी बोलते हैं ग्रैंडफादर ही बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में तो वही बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं नाना जी दादाजी ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अब बुआ और मौसी सभी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आंट, ठीक है, वो बोलना है। अच्छा, चाचा मौसी इनके बच्चे को क्या बोलते हैं, कजन ब्रदर या कजन सिस्टर, ठीक है, और चाची को क्या, वो चाची हो ताई हो इनको बोलते हैं आंट, ठीक है। अच्छा, अब इस तरीके से हमें सारा चीज याद रखना है, जैसे मामा को बोलते हैं मैटरनल अंकल, ठीक है, मामी को बोलते हैं मैटरनल आंट, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कुछ पॉइंट हम लोग को याद रखना है, मतलब बेसिकली रिलेशनशिप इंग्लिश में याद रखना है, जैसे जीजा जी को बोलते हैं क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ, भाभी होने से बोलते हैं सिस्टर इन लॉ, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो कैसे करके होगा हम बताते हैं, काफी इंटरेस्टिंग लगता है ये वाला, आसानी से होता है। ये देखो ब्लड रिलेशन, ठीक है। अच्छा, कैसे करना है, हम लोग एरो यूज करके करेंगे, जैसे मान लो कि अगर कपल रिलेशन है, ठीक है, कपल का मतलब हो गया अगर हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन है, तो हम लोग ऐसे ना 2 एरो से दिखाएंगे, ठीक है। और अगर मान लो ब्रदर सिस्टर वाला रिलेशन है, मतलब ये कोई रूल्स नहीं है, अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो ऐसे एरो देके दिखाएंगे, ठीक है। और मान लो जैसे ग्रैंड फादर है, ठीक है, उसके बाद मान लो उनका ब्रांच, ठीक है, जैसे बचपन में कभी ब्रांच बनाते थे ना, फैमिली ट्री जो होता है, ठीक है, तो उस तरीके से फैमिली ट्री जैसा हमें उसको रेडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखो एक करने से समझ में आएगा कैसे करना है, तो जब भी हम लोग इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, अच्छा मेल फीमेल को एम और एफ से डिनोट कर सकते हैं, मेल को एम से और फीमेल को एफ से, ठीक है, या फिर प्लस माइनस लगा के भी कर सकते हो, जैसे मेल में माइनस फीमेल में प्लस लगा दिया, या उल्टा, ठीक है, कोई भी एक तरीके से चलना है। तो जैसे बोला है ए इज बीज डॉटर, बी इज सीज मदर, डी इज सीज ब्रदर, हु इज हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, मतलब हम लोग को रिलेशन किसका निकालने बोला है, डी कौन लगता है ए का, ठीक है। अब हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए, अब हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ के ये समझना पड़ेगा कि डी और ए में से
किसका एज कम है। तो देखते हैं क्या बोला है, बोल रहा है ए जो है वो बी का डॉटर है, ठीक है, तो ए जो है वो किसी का बेटा है, सॉरी बेटी है। तो तुम लोग को क्या करना है ना, तुम लोग को वो नाम लेके स्टार्ट करना है जो तुम लोग खुद के साथ रिलेट कर सकते हैं। फिर बोला है बी इज सीज मदर, डी इज सीज ब्रदर, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। तो हमें डी या ए किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन देखो हम लोग डी या ए में से क्या स्टार्ट कर सकते, कोई भी ले सकते हो, लेकिन बेटर ये होता है कि अगर तुम लोग खुद के साथ उसको रिलेट करो, ठीक है। जैसे देखो डी का रिलेशन क्या बोला है, डी जो है वो किसी का भाई है, और ए का रिलेशन क्या है, ए जो है ए इज बीज डॉटर, ए जो है वो किसी की बेटी है, ठीक है। अब तुम लोग किसी के बेटी होके भी कर सकते हो, किसी का बेटा होके भी कर सकते हो, जो करना चाहो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों तरीके से आंसर आएगा। चलो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से दिखाते हैं। मान लो कि हम लोग डी से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जिससे भी स्टार्ट करेंगे उसको हम लोग मान लेंगे कि हम लोग खुद हैं, ठीक है, उसको हम लोग मी मतलब खुद मानेंगे। तो बोल रहा है डी कौन है, डी इज सीज ब्रदर, ठीक है, डी जो है वो सी का भाई है। मतलब डी क्या है, डी मेल है कि फीमेल है, ये पढ़ के बोलना पड़ेगा ना। डी इज सीज ब्रदर, तो डी क्या है, मेल है, ठीक है, डी मेल है, मतलब हम खुद को जो कंसिडर किए हम मेल है, ठीक है। अब बोल रहे हैं डी इज सीज ब्रदर, तो ब्रदर होने से एक ही पेड़ से निकले होंगे, ठीक है, तो ब्रदर के लिए हम लोग मतलब अगर भाई है, भाई भाई बहन बहन या भाई बहन है तो हम लोग सिंगल लाइन लगाएंगे, अगर कपल है तो ऐसे लगाएंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि डी इज सीज ब्रदर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, मतलब ये दोनों जो है सेम जेनरेशन के हैं, मतलब इनके मम्मी पापा एक है, ठीक है। अब सी मेल है कि फीमेल कैसे पता चलेगा, देखो बोल रहा है बी इज सीज मदर और ए इज बीज डॉटर, तो सीज मदर तो हमें तो नहीं पता चल रहा है सी मेल है कि फीमेल, तो हम लोग दोनों लगा देंगे, नहीं पता, ठीक है। क्यों, कैसे पता चलेगा, डी सीज ब्रदर, इससे ये पता चलता है कि डी मेल है, लेकिन सी मेल है कि फीमेल वो कैसे पता करे, वो तो नहीं समझ में आया। आगे पढ़ते हैं, बी कौन है, बी इज सीज मदर, तो बी अगर सी की माँ है तो वो तो डी की भी माँ होगी, ये दोनों तो भाई बहन है, या फिर भाई भाई है, कोई भी एक होंगे ना, ये तो मेल है, ये कंफर्म हो गया, ये दोनों या तो भाई भाई होंगे या तो भाई बहन होंगे। लेकिन एक चीज हमें बता रहा है कि सी की कोई माँ है जिसका नाम है बी, तो सी की जो माँ है वो तो मेरी भी माँ हुई, मतलब डी, क्योंकि मैंने खुद को डी माना है। तो यहाँ पर ऊपर एरो लगाएंगे, क्योंकि माँ का जनरेशन आगे हो गया, तो वहां पर लिख देंगे सी। सी कौन है, सी है मदर, किसका, डी और सी दोनों का, सॉरी सी, डी इज सीज ब्रदर, बी इज सीज मदर, ये बी है, सॉरी ये बी है, ठीक है, बी इज सीज मदर। फिर बोल रहे हैं ए इज बीज डॉटर, अब ए कौन है, ए है बी की डॉटर, तो बी की डॉटर भी है, कौन है, ए, तो वो मेरी कौन हुई, मतलब डी की कौन हुई, बोल रहा है ए इज बीज डॉटर, तो बी कौन है, डी और सी की माँ, और बी की और एक डॉटर भी है, कौन है, ए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए, क्योंकि फिर ये तो तीनों भाई बहन हो गए ना, तो ये क्या हो गया, फीमेल। हम लोग को पूछा है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी ए के साथ कैसे रिलेटेड है, तो डी और ए कौन है, डी और ए जो है भाई बहन है, तो देखो यहाँ पर बोला है डी दस डी इज ब्रदर ऑफ ए, डी कौन है, डी ब्रदर है किसका, एक, ठीक है। तो इस तरीके से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होता है, हमें इस तरीके से एरो देके ब्रांच बना के करना पड़ेगा, ठीक है, तब होगा। तो कोई भी एक कैंडिडेट को हम लोग खुद मान लेंगे, किसको मानेंगे, जिसके साथ जिसका रिलेशन पूछेगा तो ही हम लोग पजल सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। किसी भी एक तरीके से हमें करना चाहिए। और ये भी टॉपिक ऐसा है खुद करने से समझ में आएगा, ऐसे बना हम लोग बना लेंगे, लेकिन जब फ्रेशली बनाते हैं तो ही समझ में आएगा, ठीक है। एक बार मतलब ऐसा नहीं कि ये देखने से ही हमें समझ में आ जाएगा कि क्या बना हुआ है, ठीक है। खुद से बनाने से ज्यादा अच्छे से समझ में आए। जैसे बोल रहे पी इज क्यूज ब्रदर, आर इज क्यूज मदर, एस इज आर्स फादर, टी इज एस मदर, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। तो हमें कैसे स्टार्ट करना है, या तो खुद को पी मान लो या तो खुद को टी मान लो। डेट ऑफ बिल मैंने ड्यू डेट
ডিউ ডেট মানে যেদিন পেমেন্ট করতে হয় সেটাকে বলে ডিউ ডেট, তার সাথে 3 দিন গ্রেস লাগলে সেটাকে বলে ম্যাচুরিটি। এটা ম্যাচুরিটি ডেট। ডেট অফ বিল মানে যেদিন বিল ড্র হচ্ছে। ডেট অফ ডেট অফ বিল প্লাস 3 ডেজ বলেছে। ঠিক আছে, লেখো, আমি দেখে নেব, যদি ভুল থাকে আমি বলে দেবো, भूल যদি থাকে question। हाउ इज P रिलेटेड टू T? तो P और T में से कुछ एक मान लो खुद को, ठीक है? तो हम लोग खुद को एक बार P मान लेते हैं, ठीक है? P मान लिया, अब एक एक करके पढ़ो और सोचो क्या होगा। मैंने रैंडमली खुद को P मान लिया, T मानने से भी होगा P। अच्छा, अब देखो क्या बोला है, P इज Q's ब्रदर, मतलब P का एक भाई है जिसका नाम है Q, तो बोलो Q को किधर लिखे? P इज Q's ब्रदर, तो किधर लिखे? हाँ, तो फिर एक ही, हाँ, तो अब P मेल है कि फीमेल पता चला कि नहीं चला? चल गया, क्योंकि P जो है वो Q का भाई है, लेकिन Q मेल है कि फीमेल वो हमें नहीं पता। मतलब P हम है, हम मेल है, और मेरा एक भाई या बहन है जिसका नाम है Q, मुझे नहीं पता वो भाई है कि बहन, अभी तक मेरे पास वो बात क्लियर नहीं हुआ है। ब्रदर या सिस्टर दोनों में से कुछ एक हो सकता है। अब आगे पढ़ो, बोल रहा है R इज Q's मदर, तो R कौन है? Q की माँ है, तो ये Q है। Q की माँ अगर R है तो मेरी भी क्या होगी? R मेरी भी क्या होगी? मेरे भाई या बहन की जो माँ है वो मेरी भी क्या होगी? माँ होगी। तो फिर माँ को यहाँ लिखेंगे ना आगे जनरेशन, तो यहाँ पर हो जाएगा R। R कौन है? मेरी भी माँ है, मेरी भी माँ है, Q की भी माँ है, ठीक है? अच्छा, अब देखो क्या बोला है, एस इज आर्स फादर। एस जो है वो आर के फादर है। आर कौन है? मेरी माँ है, ठीक है? मेरी माँ के फादर है एस, तो मेरे क्या होंगे? हर चीज मेरे हिसाब से लिखना है। मेरे ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर इसके आगे जाएगा, ठीक है? माँ के आगे वाला जनरेशन यहाँ पर लिख देंगे एस, और इसको लिखेंगे एस जो है वो हो गए मेरे ग्रैंड फादर, ठीक है? ये इसके आगे एरो चला जाएगा, ठीक है? यहाँ तक आई होप कि क्लियर है। ग्रैंडफादर है तो ये मेल फिगर है, मदर है तो ये फीमेल फिगर है। ये सब में मेल फीमेल लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो नाम से ही पता चल रहा है कि कोई मेल है कोई फीमेल है, ठीक है? ये ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर से ये सब पता चल जाएगा, ठीक है? फिर देखो क्या बोला है यहाँ पर, एस इज आर्स फादर, बोल कर लिया। टी इज एस एस मदर, टी जो है वो एस के माँ है, टी जो है वो एस के माँ है, मतलब कहां पर जाएगा? हाँ, ये देखो यहाँ बोला है टी इज एस एस मदर, मतलब एस के माँ, ऊपर जाएगा टी, तो मेरा कौन हो जाएगा? मेरे माँ के पापा के माँ, मतलब इनको बोलते हैं ग्रेट ग्रैंड मदर, ठीक है? इनको बोलेंगे ग्रेट ग्रैंड मदर। ये बन गया पूरा ट्री, ठीक है? ग्रेट ग्रैंड मदर। और ऊपर ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि आगे जनरेशन, फिर उसके आगे जनरेशन, माँ, उनके फादर, फिर उनके फादर के मदर, ठीक है? तो इस तरीके से हो गया आगे वाला जनरेशन। अब बोल रहा है यहाँ पर हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, बोल रहा है पी के साथ टी का रिलेशन क्या है, ये पूछा। पी कौन हो गया? पी को क्या बोलेंगे? टी का मतलब पी को देखने से क्या बोलेगा? मेरा कौन है? ग्रेट ग्रैंड सन, क्योंकि वो मेल फिगर है, तो कंफर्म है कि ग्रेट ग्रैंड सन। तो आंसर वैसे देना, ये नहीं पूछा है कि टी पी का कौन है, पूछा है पी टी का कौन है। अगर पूछेगा टी पी का कौन है तो बोलेंगे बड़े दादाजी, मतलब ग्रेट ग्रैंड, नहीं दादाजी तो नहीं है, नानी है, ठीक है? ग्रेट ग्रैंड मदर। और यहाँ लेकिन पूछा है कि पी कौन लगता है टी का, तो ग्रेट ग्रैंड सन। ये नहीं पूछा है कि टी कौन लगती है पी का, तो तब तो बोलेंगे ग्रेट ग्रैंड मदर, ठीक है? इन दोनों में जो रिलेशन पूछा है, कौन किसका क्या लगता है, ये वाइटल है, ठीक है? तो यहाँ पूछा है पी क्या लग रहा है टी का, ये बताना, ठीक है? अच्छा, फिर थर्ड नंबर देखो, बोल रहा है ए इज बीज ब्रदर, सी इज डीज फादर, ई इज बीज मदर, ए एंड डी आर ब्रदर, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी? तो तुम लोग किसी भी एक चीज को खुद मान लो, या तो खुद को ई मान लो या सी मान लो। ई मान लो खुद को ई मान के देखो क्या आंसर आएगा।
कुछ भी मान सकते हो, ई के जगह सी भी मान सकते हो। जो क्वेश्चन में दो नाम रहेगा कि कौन किसका क्या लगता है, उन दोनों में से कोई भी एक पार्टी को खुद मानना है। तो हम खुद को मान लेते हैं ई। पहले खुद को ई मानो, अब चेक करो कि ई के साथ क्या रिलेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, हम फिर से एक एक पढ़ रहे हैं, तो तुम लोग बताना क्या होगा। पहले बोला है ए इज बीज ब्रदर, तो मैंने तो खुद को ई माना है, ए बी मुझे नहीं समझ में आया, ई रिलेशन दिख रहा है, ई इज बीज मदर, ई जो है वो बी की माँ है। ठीक है, ई जो है मतलब मैंने जो खुद को माना है, ई जो है वो बी की माँ है, तो बी मेरे क्या हो जाएगा, बेटा या बेटी। ठीक है, तो मेरा बेटा या बेटी मतलब नीचे वाले जनरेशन में आएगा, ऊपर वाले जनरेशन में तो नहीं जाएगा। तो बी मेरा कौन है, या तो बेटा है या तो बेटी है, नहीं पता क्या है। अभी फिलहाल मैंने सन एंड डॉटर ये दोनों चीज लिख के रख दिया कि ई हम है, और क्वेश्चन मुझे बोल रहा है ई जो है वो बी की माँ है, तो इसका मतलब ई जो है वो फीमेल फिगर है। ठीक है, और ये माँ है बी की। अब बी कौन है, बेटा या बेटी, वो नहीं पता है। अच्छा, अब देखो बोल रहा है ए इज बीज ब्रदर, क्योंकि मुझे बी मिला तो हम बी वाले रिलेशन में जा रहे हैं कि बी का क्या लिखा है। बोल रहा है ए इज बीज ब्रदर, ए जो है वो बी का भाई है, तो बी का भाई है तो क्या होगा, बी के पास में लिखेंगे, बी के पास में लिखेंगे ना, मेरा बेटा या बेटी और मेरा बेटा या बेटी का भाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बोलो। ए इज बीज ब्रदर, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए नहीं आएगा। भाई बहन है तो सिंगल लाइन से दिखाएंगे ना, कपल नहीं, मतलब लाइन बाय लाइन दिखाएंगे कि एक इंसान उसका इतना सारा बच्चा। ठीक है, तो ये हो गया बी। अच्छा, अब इसका देखो ए इज बीज ब्रदर, तो ए जो है वो बी का भाई है, मतलब ए जो है मेरा क्या हो जाएगा, बेटा, मेरा बेटा होगा, तभी तो वो बी का भाई होगा। बी का भाई बोल रहा है मतलब ये हो गया मेरा बेटा। ठीक है, फिर बोल रहा है सी इज डीज फादर, सी जो है वो डी का फादर है। ठीक है, अच्छा अब डी तो मुझे नहीं पता कौन है, देखते ए एंड डी आर ब्रदर्स। अच्छा चलो, ए और डी ब्रदर्स है, मतलब ए और डी ये दोनों ब्रदर्स है, मतलब और एक बेटा। तो देखो ई का एक बेटा या बेटी वो तो नहीं समझ में आ रहा है, बी दो बेटा है कंफर्म, ए और डी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, सी इज डीज फादर, डी का फादर है सी। ठीक है, डी का फादर अगर सी है तो वो ई का क्या हो जाएगा, डी का फादर अगर सी है तो वो ई का क्या हो जाएगा, हस्बैंड। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हस्बैंड, कपल होने से हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा सी, यहाँ पर हो गया हस्बैंड। ठीक है, अच्छा अब हमें पूछा क्या था, कौन किसका क्या लगता है। बोल रहा है हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, ई के साथ सी का रिलेशन क्या है, ये पूछा था। तो क्या हो जाएगा, ई सी का कौन है, वाइफ, ई सी का वाइफ है। ठीक है, तो अब हमें ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा तो हमें वो लिखना पड़ेगा, ई सी का वाइफ है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ई इज वाइफ ऑफ सी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा तो ये वाइफ, इस तरीके से। फोर्थ नंबर में देखो, A is sister of B, B is brother of C, C is the son of D. How is D related to A? तो खुद को D या A में से कुछ एक मानना चाहिए। चलो A मान लेते हैं, हम मान लिए कि हम A हैं। ठीक है, पहले A मान लेंगे खुद को। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, A is the sister of B, A जो है वो सिस्टर है B की, तो A जो है वो फीमेल फिगर है, फीमेल फिगर है। ठीक है, और ए जो है वो सिस्टर है बी की, तो बी की सिस्टर होने का मतलब यहाँ पर, ठीक है, सिस्टर ऑफ बी, बी इज ब्रदर ऑफ सी, मतलब बी जो है वो मेल है। ठीक है, ये मेल फिगर है, मतलब ये ब्रदर है मेरा। ठीक है, अब बोला है बी इज ब्रदर ऑफ सी, बी जो है वो सी का ब्रदर है, मतलब और एक जन है। ठीक है, ए का ब्रदर और बी का ब्रदर हो गया, ए इज सिस्टर ऑफ बी, बी इज ब्रदर ऑफ सी, सी इज सन, सी सन बोला है, मतलब सी जो है वो मेल है, मतलब और एक भाई। मतलब हम लोग कितने लोग हो गए, हम और मेरे दो भाई डी और सी। ठीक है, अब बोल रहा है कि बी इज ब्रदर ऑफ सी, सी इज सन ऑफ डी, सी जो है वो डी का बेटा है, तो डी मेरा क्या हो जाएगा, फादर। ठीक है, क्योंकि डी ए का फादर होगा, क्योंकि ए बी सी तीनों तो सिबलिंग्स है ना, मतलब तीनों भाई बहन है, तो फिर
क्वेश्चन में बोला है सी का जो फादर है, यहाँ पर बोल दिया है सी सन ऑफ डी, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर डी का सन बोला है, तो फिर डी जो है ये फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकते हैं। अब देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन। सी सन ऑफ डी, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी के साथ ए का क्या रिलेशन है, ठीक है, तो डी या तो मदर है ए की या तो फादर है। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ, मदर दिया हुआ है, फादर नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये मेल फिगर है, ठीक है, ये मेल फिगर है, तो इसका मतलब आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए। आंसर हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा, ये मेल फिगर हो जाएगा, ठीक है, फीमेल फिगर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में कैसे कंफर्म किए, क्योंकि ऑप्शन में दिया ही नहीं है फादर है कि मदर, ऑप्शन में फादर का दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब कंफर्म मदर, फादर या मदर में से कोई एक होने वाला है, तो फिर डी जो है वो इसका मतलब मेल फीमेल फिगर हो गया। फिफ्थ नंबर में क्या बोला है देखते हैं। फिफ्थ नंबर में बोला है B is brother of A, whose only sister is mother of C. D is maternal grandmother of C. How is A related to D? तो हम लोग A या D में से खुद को कुछ एक मान सकते हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम लोग A है, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है कि B is brother of A. B जो है वो A के ब्रदर है, तो यहाँ पर लिखेंगे B. B is ब्रदर ऑफ ए, बी मेरा ब्रदर है, ठीक है, whose only sister, यहाँ पर समझने वाला बात है, whose only sister is mother of C, बोल रहा है B is brother of A, B जो है वो A का भाई है और उसकी एक लौती बहन जो है वो C की माँ है, तो उसकी एक लौती बहन, तो B की एक लौती बहन मेरी भी बहन होगी क्योंकि मेरा भाई है B। ओनली सिस्टर नाम नहीं दिया है, इज मदर ऑफ सी, मेरी जो एक लौती बहन है वो सी की माँ है, मतलब सी इसकी बेटी है, ठीक है, तो मेरे बहन की बेटी मेरी क्या हो जाएगी, मेरे बहन की बेटी को हम लोग क्या बोलेंगे, वो इज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी, सी की माँ है, तो सी क्या हो गई, मेरे एक लौती बहन की बेटा या बेटी, अगर बेटा है तो नेफ्यू और बेटी है तो नीस, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, अब बोल रहा है डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, डी जो है वो सी के मैटरनल ग्रैंड मदर है, मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब होता है नानी, मामा के तरफ से, ठीक है, तो डी जो है वो सी के मैटरनल ग्रैंड मदर है, मतलब सी की नानी जो है वो डी है, तो सी की नानी कौन होगी, मेरी माँ, तो यहाँ पर डी हो जाएगा ये वाला, ठीक है, तो डी हो गया मदर। तो एक्चुअली डी जो है वो ए बी और ओनली सिस्टर जो है इनकी माँ है, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहे हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए के साथ डी का रिलेशन क्या है, तो ए जो है वो बेटा या बेटी है डी का। अब देखते हैं ऑप्शन में बेटा है कि बेटी, तो ऑप्शन में तो डॉटर है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी डॉटर हो जाएगा। इससे ये कंफर्म हो गया, जो फिगर मैंने खुद को माना था ए, वो फीमेल फिगर है, ठीक है, ये फीमेल फिगर हो गया। फिर बोल रहा है ए एंड बी आर सिस्टर, आर एंड एस आर ब्रदर, एज डॉटर इज आर सिस्टर, व्हाट इज बी इज रिलेशन टू एस, बी और एस में रिलेशन क्या है, तो खुद को बी या एस में से कुछ एक मान सकते हैं, तो हम खुद को मान लेते हैं एस, बी भी मान सकते हैं। बोल रहा है कि ए एंड बी आर सिस्टर, तो मैंने तो खुद को एस माना हुआ है, तो अभी ए बी से क्या करें, आर एंड एस आर ब्रदर, ठीक है, तो आर एंड एस आर ब्रदर मतलब ये मेल फिगर है, और आर जो है ये मेरा भाई हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा भाई हो गया, आर एंड एस आर ब्रदर बोला है तो दोनों भाई भाई है, तो दोनों मेल फिगर हो गया। फिर यहाँ पर बोला है आर एस तो हम लोगों ने लिख लिया, अब बोल रहा है कि ए एंड बी आर सिस्टर, ए एंड बी, ए बी तो है नहीं मेरे पास अभी तक, आर और ए से, एज डॉटर इज आर सिस्टर, तो आर की एक सिस्टर है, ठीक है, तो आर जो सिस्टर है वो मेरी भी सिस्टर होगी,
क्योंकि आर मेरा खुद का भाई है तो उसकी बहन मेरी भी बहन है, ठीक है। अब आर सिस्टर क्या बोला है देखो, ए डॉटर इज आर सिस्टर, ए की जो बेटी है वो आर की बहन है, तो ए मेरी क्या हो जाएंगी, ए हो जाएगा मेरा मेरी मदर या फादर, ठीक है। तभी ना ए की बेटी जो है आर की बहन है यानी मेरी भी बहन है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है आगे ए एंड बी आर सिस्टर, ए बी दोनों बहन है, मतलब ए और बी दोनों बहनें हैं, तो इसका मतलब ए जो है वो मेरी मदर है, ठीक है। ए जो है कंफर्म हो गया बहन है, ये दोनों अगर बहन बहन है तो फिर ए मेरी माँ है, फादर नहीं है, ठीक है। अब बी जो है बी भी सिस्टर है, ए भी सिस्टर है, मेरी माँ और उनकी बहन, तो मेरी क्या होगी मौसी यानी आंट, ठीक है। अब हम लोग को पूछा है कि व्हाट इज द बीज रिलेशन टू एस, बी के साथ एस का रिलेशन क्या है, तो बी जो है वो आंट है एस की, ठीक है। देखते हैं आंट ऑप्शन में है कि नहीं है, ऑप्शन डी आंट, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी आंट हो जाएगा। अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट वाला 7th नंबर, E is sister of B, A is father of C, B is the son of C. How is A related to E? देखो हम लोग को A या E में से कुछ एक मानना चाहिए, ठीक है। हम लोग खुद को E मान लेते हैं, ठीक है, खुद को E मान लिया। अब चेक करते हैं क्या बोला है, E के साथ क्या नहीं, E is sister of B, E जो है वो B की सिस्टर है, मतलब हम जो खुद को माने हैं तो हम क्या हो गए एक फीमेल कैरेक्टर, क्योंकि हम किसी के बहन है, किसके बहन है बोल रहे ई इज सिस्टर ऑफ बी, तो ये बी, अब बी कौन है, बी मेरा भाई भी हो सकता है या फिर बी मेरी बहन भी हो सकती है, इस बात का अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, एटलीस्ट जो लाइन अभी मैंने रीड किया है। पहले लाइन पे यही बोला है कि ई जो है वो सिस्टर है बी की, तो बी मेरा भाई या बहन कुछ है, और ई जो है वो फिगर फीमेल फिगर है। ए इज फादर ऑफ सी, ए जो है वो सी के फादर है, तो मेरे पास ए सी कुछ भी अवेलेबल नहीं है अभी रिलेशन में, मेरे पास बी और ई है। बी इज सन ऑफ सी, बी जो है वो सी का बेटा है, तो बी जो है वो मेरा भाई हुआ, इसका मतलब क्योंकि बी किसी का बेटा है, क्वेश्चन बोल रहा है बी इज सन ऑफ सी, तो इसका मतलब बी किसी का बेटा है, किसका बेटा है बोल रहे सी का, तो सी मेरे भी क्या हो जाएंगे या तो फादर या तो मदर, वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि सी का बेटा है बी, तो ये कंफर्म हो गया बी मेरा भाई है। अब सी फिर मेरे भी पेरेंट्स में से कोई एक होंगे, या तो फादर होंगे या तो मदर होंगे, ठीक है। अच्छा अब बोल रहा है कि ई इज सिस्टर ऑफ बी, ई इज सिस्टर ऑफ बी, और उसके बाद ए इज फादर ऑफ सी, तो ए जो है वो सी के फादर है, ठीक है, तो मेरे हो जाएंगे ग्रैंड फादर, कंफर्म ग्रैंडफादर ही होंगे, मदर वाला कोई सिचुएशन नहीं आएगा, बिकॉज बोल दिया ए इज फादर ऑफ सी, बी इज सन ऑफ सी, ये सारा रिलेशन हम लोगों ने लिख लिया। बोले हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, ए ई का कौन होता है, ए ग्रैंडफादर है ई का, ठीक है, यही आंसर होगा, ए जो है वो ग्रैंडफादर है। देखते हैं ऑप्शन में ग्रैंडफादर, हाँ है ऑप्शन ए, ठीक है। फिर 8th नंबर देखते हैं, 8th नंबर में क्या बोला है, बोल रहा है कि गिवन दैट ए इज मदर ऑफ बी, सी सन ऑफ ए, इस तरीके से बोल रखा है, कौन किसका क्या है पूछा, हु इज ग्रैंड मदर ऑफ डी, ठीक है, तो हम लोग डी को खुद मान लेंगे, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं हम लोग डी है। अब डी से पढ़ेंगे कि डी के साथ किसका क्या रिलेशन है, पहले वो ढूंढना चाहिए। बोल रहे डी इज ब्रदर ऑफ ई, डी भाई है ई का, तो डी जो है वो मेल कैरेक्टर है, ये ई का भाई है, तो ई भाई है तो एक ही लाइन में जाएगा। अब ई कौन है, ई या तो ब्रदर या फिर सिस्टर होगा, ठीक है, ब्रदर या फिर सिस्टर होगा डी का, वो तो पढ़ के देखना पड़ेगा, आगे पढ़ने से पता चलेगा। तो पहले लाइन से हमें ये पता चला कि डी मैंने खुद को मान लिया, क्यों माना, क्योंकि पूछा था डी के साथ रिलेशन पूछा था, तो देखो यहाँ पर लिखो डी जो है वो मी हो गया, और ई जो है वो मेरा ब्रदर या सिस्टर हो सकता है, आगे पढ़ने से क्लियर हो जाएगा शायद ब्रदर है कि सिस्टर है। अब मेरे पास दो ही कैरेक्टर है डी ई, मुझे उसके हिसाब से चलना चाहिए। अब बोल रहे ई इज डॉटर ऑफ बी, ये पढ़ेंगे क्योंकि मुझे ई रिलेशन चाहिए, ई इज डॉटर ऑफ बी, मतलब ये अगर किसी के डॉटर है तो मेरी सिस्टर हो गई कंफर्म, ब्रदर तो नहीं होगा, क्योंकि ई जो है वो किसी की डॉटर है, किसकी बी की, तो अगर बी की डॉटर है तो बी तो मेरे भी क्या हो जाएंगे या तो मदर या तो फादर,
कंफर्म कर लेंगे आगे अगर मिलेगा कोई डेटा तो, ठीक है। अब मेरे पास 3 कैरेक्टर है बी डी ई, ठीक है। अब बी वाला रिलेशन पढ़ते हैं, ए इज मदर ऑफ बी। ए जो है वो बी की माँ है, बी की माँ मतलब ए, तो मेरी क्या हो जाएंगी, ग्रैंड मदर, ठीक है। अगर पापा की माँ है तो भी ग्रैंड मदर, अगर मम्मी की माँ है तो भी ग्रैंड मदर ही होगी। सी इज सन ऑफ ए, सी जो है वो ए के बेटे हैं, तो ए के बेटे, अच्छा अब ए के बेटे हैं सी, उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर इसके नीचे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। दिखा देंगे, यहाँ पर बोला है सी सन ऑफ ए, सी इज सन ऑफ ए, तो बीच में इसको दिखाएं कैसे, ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। सी इज सन ऑफ ए, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, चलो ये भी कर लिया। अच्छा देखते पूछा क्या है हमें और करना है कि नहीं, इज ग्रैंड मदर ऑफ डी, डी के ग्रैंड मदर कौन है, वो तो पता ही चल गया, डी की ग्रैंड मदर कौन है, ए, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए, ये बीच वाला जो रिलेशन बोला है ना, सी इज सन ऑफ ए, वो नहीं भी करेंगे चलेगा, तो कर सकते हैं सी सन ऑफ ए, ए का बेटा है सी, मतलब मेरे माँ या पापा का जो है वो क्या हो जाएगा, भाई, ठीक है। सी इज सन ऑफ ए, तो ये दोनों भाई, या तो ये भाई भाई होंगे, ये सन है, ये तो मेरे क्या हो जाएंगे, मेरे आंट, अंकल, या तो मामा होंगे या तो फिर चाचा होंगे। ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो मुझे पूछा था डी से ए का रिलेशन क्या है, जो कि हम लोग निकाल चुके। डी से ए का रिलेशन क्या है, डी से ए का रिलेशन है कि जो ग्रैंड मदर कौन है पूछा था, तो ए हो गया, ठीक है। ग्रैंड मदर कौन है, ए। अच्छा अब नाइन्थ नंबर में बोला है ए इज डीज ब्रदर, डी इज बीज फादर, बी एंड सी आर सिस्टर, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, तो खुद को ए या सी में से कुछ एक मानना चाहिए, तो खुद को ए या सी में से कुछ एक मानो, ए मान सकते हो, खुद को ए मान लो। अब पढ़ते हैं पहला रिलेशन क्या बोला है, बोल रहा है कि ए इज डीज ब्रदर, तो ए और डी भाई, ए इज डीज ब्रदर, तो ए क्या हो गया, मेल कैरेक्टर, क्योंकि ए किसी का भाई है, जिसका भाई है उसका नाम है डी। अब डी क्या है, डी या तो ए का भाई हो सकता है या तो बहन हो सकती है, कंफर्म करेंगे अगर इंफॉर्मेशन मिलेगा तो। ये हो गया ए, ए का, ए जो है वो डी का भाई है, अब डी इसका मतलब ए का या तो ब्रदर है या तो सिस्टर है। डी इज बीज फादर, डी जो है वो बी का फादर है, मतलब मेरे भाई या बहन का जो है एक बच्चा है, ठीक है। तो वो मेरा क्या हो जाएगा, भाई या बहन का बच्चा होता है नीस या नेफ्यू, ठीक है। अब डिपेंड करता है लड़का है कि लड़की, उसके ऊपर नीस या नेफ्यू हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं बोला है कि नहीं, यहाँ पर बी एंड सी आर सिस्टर्स, तो बी एंड सी सिस्टर्स, तो बी की एक सिस्टर भी है, तो बी एंड सी आर सिस्टर, बी सी सिस्टर है, तो इसका मतलब ये मेरी नीस हो गई, क्योंकि अगर लड़की है तो नीस हो जाएगी, ठीक है। और ये भी मेरी नीस हो गई, ये दोनों बहनें हैं, ठीक है, किसके, डी के, तो ये भी हो गया नीस, फीमेल कैरेक्टर, ये भी नीस, क्योंकि ये तो क्वेश्चन बता ही दिया कि बी सी दोनों बहनें हैं। हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, ए के साथ सी का रिलेशन क्या है, तो ए क्या हो गया, ए सी का कौन है ये पूछा है, बोलो ए सी का कौन हो जाएगा, अंकल हो जाएगा, ठीक है। अंकल होना चाहिए। अब देख लेते हैं फीमेल कैरेक्टर, मेल कैरेक्टर, तो अंकल ही होना चाहिए, तो ये हो गया ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा अंकल। टेंथ नंबर, टेंथ नंबर में बोला है ए इज बीज सिस्टर, सी इज बीज मदर, डी इज सीज फादर, ई इज डीज मदर, हाउ इज ए इज रिलेटेड टू डी। ए और डी में रिलेशन, तो खुद को हम लोग मान लेते हैं ए, ठीक है। एक बार खुद को ए मान लेते हैं, कुछ भी मानने से होगा, जो पूछा है क्वेश्चन है उसमें से कुछ एक मानना चाहिए। ए इज रिलेटेड टू डी, तो मैंने ए मान लिया, ए इज बी सिस्टर, ए जो है वो बी की बहन है, तो इसका मतलब ए जो है वो फीमेल कैरेक्टर है, ए जो है वो बहन है बी की, तो बी ए का क्या हो गया, मतलब मेरा क्या हो जाएगा, या तो वो ब्रदर है मेरा या तो फिर मेरी बहन है सिस्टर। अब आगे इंफॉर्मेशन मिलेगा तो कंफर्म करने का कोशिश करेंगे। अब बोल रहा है
सी इज बीज मदर, सी जो है वो बी की माँ है, बी की माँ है तो मेरी भी माँ है, क्योंकि बी मेरे खुद के भाई या बहन है, तो सी जो है वो बी की मदर है, तो फिर वो ए यानी मेरी भी मदर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये ऊपर जनरेशन में चला गया। फिर बोला है डी इज सीज फादर, तो इसके ऊपर चला जाएगा। डी जो है वो सी मतलब मेरे माँ के फादर है, मतलब मेरे हो जाएंगे ग्रैंड फादर, ठीक है। सी के माँ सी के फादर है डी, तो मेरे ग्रैंड फादर। ई इज डीज मदर, ई जो है अब ऊपर चला जाएगा, ई जो है वो डी के मदर है, मतलब ग्रेट ग्रैंड, अब ये फीमेल कैरेक्टर है बता दिया है, माँ है तो फिर ग्रेट ग्रैंड मदर, ठीक है। अच्छा अब बोल रहा है देन हाउ इज ई रिलेटेड टू डी, ई के साथ डी का रिलेशन क्या है, ई के साथ डी का पूछा है। ए हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए के साथ डी का रिलेशन क्या है, तो ए क्या है, ग्रैंड सन है डी का, ग्रैंड सन, ठीक है। ग्रैंड सन है डी का, मतलब ए रिलेटेड टू डी पूछा है, ए रिलेटेड टू डी, ग्रैंड सन नहीं हो, सॉरी ग्रैंड डॉटर होगा, तो ये फीमेल कैरेक्टर है ना, फीमेल है, ग्रैंड डॉटर फीमेल है, पहले से कंफर्म है, तो ग्रैंड डॉटर होना चाहिए। अब देखेंगे ऑप्शन है कि नहीं, सही बात है तो ऑप्शन जरूर रहेगा। हाँ ग्रैंड डॉटर, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो पहले ही समझ में आ गया फीमेल है तो ग्रैंड डॉटर ही होगा। अच्छा फिर नेक्स्ट देखते हैं 11th नंबर, एफ इज ब्रदर ऑफ ए, सी इज, अच्छा पूछा क्या है, हु इज अंकल ऑफ जी, ठीक है, जी के अंकल कौन है ये पूछा है, ठीक है, तो खुद को हम लोग जी मान लेंगे, जो पूछेगा क्वेश्चन में वो मानना चाहिए तब जाके हो। 11th नंबर, ठीक है, बोल रहा है जी, हम खुद को मान लेते हैं जी, ठीक है। अब देखो जी से रिलेशन ढूंढो, सबसे पहले जी इज ब्रदर ऑफ सी, तो बोलो कैसे लिखेंगे, जी इज ब्रदर ऑफ सी, जी सी का भाई है, तो जी अगर सी का भाई है तो हम ये हो गए, जी जो है वो सी का भाई अगर है तो जी जो है वो मेल कैरेक्टर होगा, और सी उसका सी जो है उसका भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है जी भाई है सी का, तो सी उसका भाई है कि बहन वो तो हमें नहीं पता, आगे इंफॉर्मेशन मिलेगा तो पता करेंगे। अब मेरे पास दो कैरेक्टर है जी सी, अब मुझे वो जी सी रिलेटेड ढूंढना चाहिए, ठीक है। तो G इज ब्रदर ऑफ C, अब देखो यहाँ पर C भी मिल गया, सेकंड पोज C इज डॉटर ऑफ A, C जो है वो A की बेटी है, तो कंफर्म ये मेरे सिस्टर है, C जो है वो बेटी है किसकी, A की, तो A मेरे क्या हो जाएंगे, फादर, मेरे भी क्या हो जाएंगे, या तो फादर या तो मदर, वो देखना पड़ेगा, या तो माँ है या तो पापा है, ठीक है। ये हो जाएगा क्योंकि सी के मम्मी पापा मेरे भी मम्मी पापा, अब ए मेरे मम्मी या पापा में से कोई एक होंगे, ठीक है। ए यहाँ पर देखो ये वाला हो गया, सी इज डॉटर ऑफ ए, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ए का रिलेशन ढूंढेंगे, एफ इज ब्रदर ऑफ ए, एफ जो है वो ए के भाई है, तो मेरे मम्मी या पापा के भाई है एफ, तो मम्मी या पापा के भाई को हम क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली अंकल, अगर मामा हुए तो भी अंकल, मैटरनल अंकल, अगर मम्मी हुए तो मम्मी के भाई मैटरनल अंकल, और अगर पापा हुए तो चाचा या ताऊ में से कोई एक होंगे। फिर बोला है एफ इज ब्रदर ऑफ ए, सी इज डॉटर ऑफ ए, सी इज डॉटर ऑफ ए, वो भी हो गया। अच्छा पूछा क्या है, हु इज अंकल ऑफ जी, जी के अंकल कौन है, एफ, जी के अंकल कौन है, एफ है, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, ऑप्शन डी, ये हो गया, ठीक है, सिंपल। अच्छा उसके बाद 12, यहाँ पर बोला है, देखो बोल रहा है हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, तो खुद को बी या ई में से कुछ एक मानेंगे, ई मान लिया, अब पढ़ते हैं आगे, ई मान लिया खुद को। अब क्या बोला है देखो, ए इज फादर ऑफ सी एंड डी इज सन ऑफ बी, हम लोग ई वाला ढूंढेंगे क्योंकि खुद को ई मानेंगे, हमारे साथ किसका क्या रिलेशन है, बोल रहा है ई इज ब्रदर ऑफ ए, तो ई ब्रदर है, तो मतलब ई जो है वो मेल कैरेक्टर है, किसका ब्रदर है, ए का, तो ए मेरा क्या है, या तो ब्रदर है या तो सिस्टर है, ठीक है, ई इज ब्रदर ऑफ ए। उसके बाद देखते हैं ए इज फादर ऑफ सी,
एंड ए इज फादर ऑफ सी, ए जो है वो सी के फादर है, मतलब इनके एक बच्चे हैं, ठीक है। अब मेरे भाई या बहन का बच्चा मेरा नेफ्यू होगा या फिर मेरा नीस होगा, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है डी इज सन ऑफ बी, डी जो है वो बी का बेटा है, तो अभी बी तो मुझे मिला नहीं कैरेक्टर में। ई इज ब्रदर ऑफ ए, ई इज ब्रदर ऑफ ए, चलो वो तो देख ही लिया मैंने। सी इज सिस्टर ऑफ डी, सी इज सिस्टर ऑफ डी, तो सी जो है वो डी की बहन है, मतलब ये मेरी हो गई नीस, ठीक है, ये कंफर्म हो गया क्योंकि ये बहन है किसकी, डी की, तो डी भी मेरा क्या है, या तो नेफ्यू होगा या तो नीस होगा। मतलब मेरे भाई या बहन का दो बच्चा है, एक सी है एक डी है, जिसमें से सी लड़की है पता है, डी का नहीं पता चला अभी तक, ठीक है। पूछा है हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी के साथ ई का रिलेशन क्या है, तो अभी तक मैंने बी लगाया नहीं है। ए इज फादर ऑफ सी, चलो ए इज फादर ऑफ सी कर लिया, फिर बोला है एंड डी इज सन ऑफ बी, डी इज सन ऑफ बी। अच्छा, डी जो है वो बी का भी, देखो डी जो है वो बोल रहा है बी का बेटा है, मतलब ये जो है ये मेरा नेफ्यू हो गया, ये कंफर्म हो गया। डी बेटा है बी का, ठीक है, तो ए का भी तो है, तो ए तो मेरा भाई या बहन है, तो बी मेरी क्या हो जाएगी, बी मेरी क्या हो जाएगी, ये कैसे कंफर्म करेंगे, बोला है कि डी इज सन ऑफ बी। अच्छा, तो बी मेरे लिए क्या हो जाएंगे, बी मेरे लिए अगर ये ब्रदर है, भाई है, तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, सिस्टर इन लॉ, और अगर ये मेरे सिस्टर है तो ये मेरे हो जाएंगे ब्रदर इन लॉ, अगर बहन है तो जीजा हो जाएंगे, ठीक है, और अगर भाई है तो भाव, ठीक है। अब देखो हमारे पास आंसर है, अच्छा दोनों ही आंसर है, सिस्टर इन लॉ भी है ब्रदर इन लॉ भी है। हम लोग को पूछा बी रिलेटेड टू ई, बी के साथ ई का रिलेशन क्या है, अच्छा बी के साथ ई का रिलेशन क्या है, तो बी के साथ रिलेशन या तो ब्रदर इन लॉ या तो सिस्टर इन लॉ होगा, दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है, मतलब कुछ तो समझ में आना चाहिए कि बी का जेंडर क्या है। अच्छा, मेरे हिसाब से ए का जेंडर रिवील हो गया, ए इज फादर ऑफ सी बोला था, ए फादर है सी का, ठीक है, तो इसका मतलब मेरा भाई है, तो अगर मेरा भाई है तो बी मेरी सिस्टर इन लॉ होगी, ब्रदर इन लॉ तो हो नहीं सकता है, भाई की पत्नी होगी, ठीक है, तो फिर ये हो गया सिस्टर इन लॉ, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ये हो जाएगा सिस्टर इन लॉ होगा, क्योंकि यहाँ पर जेंडर पता चल गया था उस लाइन से। अच्छा, नेक्स्ट देखो 13 और 2 है, ये करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अच्छा 13 वाला देखो क्या बोला है, सी इज वाइफ ऑफ, देखते हैं व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू डी, ई और डी में रिलेशन पूछा है तो हम खुद को ई मान लेते हैं, अब ई रिलेटेड पढ़ते हैं। सी ई इज सन ऑफ सी, ई जो है वो बेटा है सी का, तो ई हो गया मेल कैरेक्टर क्योंकि ये बेटा है किसका, सी का, तो सी ई का क्या हो जाएगा, या तो मदर या तो फादर, ठीक है, या तो मदर या तो फादर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बोला है सी इज वाइफ ऑफ बी, सी जो है वो वाइफ है, मतलब ये मेरी माँ होगी क्योंकि ये किसी की वाइफ है, ठीक है, किसकी वाइफ है, बी की, तो ये कपल हो गए, तो बी मेरे क्या हो जाएंगे, फादर, क्योंकि माँ जिसकी वाइफ है तो वो तो मेरे फादर हुए, ठीक है। E is son of C, E is son of C, completed already. A is brother of B, A is brother of B, A जो है वो ब्रदर है B के, ठीक है, तो मेरे क्या हो जाएंगे, मुझे मेरे हिसाब से लिखना है, मेरे अंकल हो जाएंगे, पापा के भाई मेरे अंकल हो जाएंगे। A is brother of B and father of D, तो A जो है वो D के फादर है, ठीक है, मतलब D मेरा क्या हो जाएगा, मेरे चाचा या ताऊ का बेटा, तो चाचा या ताऊ के बेटे को हम लोग क्या बोलते हैं, कजन बोलते हैं, कजन ब्रदर या कजन सिस्टर, कजन ब्रदर या कजन सिस्टर देखना पड़ेगा, कजन ब्रदर होगा कि कजन सिस्टर होगा। यहाँ पर बोला है इसके बाद A इज ब्रदर ऑफ B एंड फादर ऑफ D, व्हाट इज द रिलेशनशिप E टू D, E के साथ D का रिलेशन क्या है, तो E और D कजन ब्रदर या कजन ब्रदर सिस्टर होंगे या फिर ब्रदर ब्रदर होंगे, क्योंकि ये तो फीमेल मेल कैरेक्टर है, तो बोल रहा है यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई डी का क्या लगता है, तो ई डी का भाई लगता है, कजन ब्रदर लगता है, ये कंफर्म है क्योंकि ये मेल फिगर है, तो कजन ब्रदर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है।
हमें पूछा है ई टी का कौन लगता है, तो ई टी का ब्रदर लगेगा, ठीक है। अब कजन ब्रदर लगेगा 13 का, अच्छा कजिन भी दिया हुआ है, चलो कजिन लिख देते हैं, इसीलिए कजिन लिख देते हैं, ठीक है, ये सही रहेगा, कजिन लिखते हैं, ये कजिन है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के कजिन है। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ई टू डी, ई के साथ डी का रिलेशन क्या है, कजिन का रिलेशन। 14th और एक लास्ट बोल रहा है एम इज द सन ऑफ पी, क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू। अच्छा बोला है हु इज हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ, तो खुद को एम या ओ में से कुछ एक मानना चाहिए। एम रिलेटेड टू ओ, ठीक है, तो हम लोग खुद को मान लेते हैं एम। अब देखते हैं एम के साथ रिलेशन क्या, एम इज सन ऑफ पी, एम जो है वो बेटा है, मतलब ये मेल है पी का, तो ये पी कौन है, या तो एम के फादर होंगे या तो मदर, ठीक है। फिर बोला है एम इज सन ऑफ पी, क्यू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, क्यू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, तो मुझे तो अभी ओ क्यू का कुछ नहीं पता। हु इज हस्बैंड ऑफ पी, अच्छा क्यू जो है वो पी के हस्बैंड है, ये बता रहा है, ठीक है। क्यू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, अच्छा ओ कॉमा हु इज हस्बैंड ऑफ पी, ओ जो है वो पी के हस्बैंड है, तो इसका मतलब पी जो है वो मेरी माँ हो गई और ये मेरे फादर हो गए, कंफर्म, क्योंकि ये हस्बैंड है इनके। अच्छा अब बोल रहा है क्यू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, ओ के ग्रैंड डॉटर है क्यू, तो ग्रैंड डॉटर मतलब क्यू मेरी बेटी हो जाएगी, ठीक है, मेरी बेटी होगी तभी तो मेरे पापा की ग्रैंड डॉटर बन जाएगी क्यू, ठीक है, मेरे पापा की ग्रैंड डॉटर बन गई क्यू, यानी मेरी बेटी है। हर एक चीज मी के हिसाब से हमें लिखना होता है। फिर बोल रहा है हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ, एम के साथ ओ का रिलेशन क्या है, तो एम जो है वो बेटा है ओ का, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए सन। एंड लास्ट 15, X and Y are brother. R is the father of S. Y, S is the brother of T and maternal uncle of X. What is the T to R? T और R में क्या रिलेशन है, ठीक है, हम लोग को ये पूछा है। अच्छा तो हम लोग खुद को T या R में से कुछ एक मान सकते हैं, मान लिया R। अच्छा अब R वाला रिलेशन पढ़ते हैं। R इज फादर ऑफ Y, तो R अगर किसी का फादर है तो फिर ये मेल कैरेक्टर हो गया। R इज फादर ऑफ Y, तो Y इसका बेटा या बेटी होना चाहिए, ठीक है। R इज फादर ऑफ Y, फिर बोल रहा है X एंड Y ब्रदर है, X और Y ब्रदर है, तो इसका मतलब ये मेरा बेटा है। X एंड Y ब्रदर है, तो ये भी मेरा बेटा हो जाए। X एंड Y ब्रदर है। R इज फादर ऑफ Y, R इज फादर ऑफ Y हो चुका। S इज ब्रदर ऑफ T, S is brother of T, अच्छा, and maternal uncle of X, X का maternal uncle है T, X का maternal uncle, ठीक है, तो यानी मेरा भाई, मेरा भाई नहीं, मेरा भाई तो नहीं होगा, ये तो मेल कैरेक्टर है, कहाँ गया, S is brother of T and maternal uncle of, एस जो है वो भाई है किसका, टी का, अच्छा एस जो है वो भाई है टी का, तो टी का भाई जो है वो मेरे बच्चे का मैटरनल अंकल हो रहा है, मतलब टी मेरी वाइफ है, टी जो है वो मेरी वाइफ है, तभी ये पॉसिबल होगा। देख लो क्या बोला है, बोल रहा है एस इज ब्रदर ऑफ टी, मतलब एस और टी दोनों भाई बहन है, या भाई भाई है, या फिर हाँ भाई भाई या भाई बहन, क्योंकि एस जो है वो ब्रदर है टी का, ठीक है, तो टी का ब्रदर एस, ठीक है, तो एस जो है वो ब्रदर है, मतलब मेरा क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ। अब बोल रहा है टी एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, तो टी जो है एस जो है वो मैटरनल अंकल ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है, मैटरनल। व्हाट इज द टी टू आर, टी के साथ आर का क्या रिलेशन, टी के साथ आर का, तो टी आर का क्या हो जाएगा, टी आर का वाइफ होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन बी
वाई, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली बोल दिया था एस जो है वो भाई है टी का, मतलब एस और भाई, एस और टी सिबलिंग्स होंगे, ठीक है। अब एस अगर भाई है और वो भी टी का, और वो मेरे बच्चे का अगर मैटरनल अंकल है, तो इसका मतलब ये मेरी वाइफ हो गई, टी जो है वो मेरी वाइफ। तो इस तरीके से, तो ये देखो ये एग्जाम्पल का था, हो गया। अब एक्सरसाइज 12 है जहां पर लगभग देख लो 55 क्वेश्चंस है, ठीक है, उसका आंसर्स भी दिया हुआ है, इसी तरीके से होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जो एक्सरसाइज है वो ट्राई करेंगे, मतलब तुम लोग को भी करना है घर पे। 12A का होमवर्क रहेगा, 1 से लेके जितना कर पाओ 55 तक, एटलीस्ट 30 तक ट्राई करके देख सकते हो कि कैसे करके होगा। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। ठीक है फिर।